नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, और तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आज की ये मैराथन क्लास आप सभी लोगों को संडे स्पेशल के रूप में मिलेगी। मैं आप सभी से दो निवेदन करूंगा। एक तो आप अपने पेन और कॉपी को संभाल कर रख लीजिए। दूसरा, जब तक ये क्लास चले ये समझिएगा कि आपके माता पिता के एक तरीके से रूप में ही आपके गुरुजन हैं। वो भगवान का एक तरीके से कह सकते हो कि रूप होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा मान करके बस आप पढ़िएगा। आज मेरा टारगेट है कि मैं आपको पूरा एक तरीके से इतिहास का एक ऐसा पोर्शन, मैंने इसको 3 वीडियो में डिवाइड किया था। पिछली जो मैराथन ली थी आप सभी लोगों को पता है, हमने प्राचीन काल को पूरा रिवाइज करा दिया था, यानी एंसेंट हिस्ट्री पूरी रिवाइज हो चुकी थी। आज की क्लास में हम सभी लोग मध्यकाल को पूरा का पूरा एकदम समेटने की कोशिश करेंगे, और अगर समय बच गया तो हम साथियों तुरंत आधुनिक भारत की ओर चलेंगे। मध्यकाल में आप सभी लोग बस मेरा साथ दीजिएगा, हम आपको सल्तनत काल पूरी पढ़ा देंगे। जो दिल्ली सल्तनत है पूरी की पूरी कंप्लीट पढ़ा देंगे, कोई एक भी सवाल बचेगा नहीं। और साथ में मुगल काल जो है उसकी भी हम पूरी तरीके से कहानी को समझ लेंगे। आप लोग सल्तनत काल पढ़ते हैं, आपको यह लगता है सिर्फ सल्तनत ही रहा है, नहीं। सल्तनत काल में आपके कई टॉपिक जुड़े होते हैं, जैसे धार्मिक आंदोलन, जैसे चिश्ती आंदोलन। ये वो टॉपिक होते हैं जहां से आपके पेपर में सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते बल्कि नंबर्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इतिहास एक ऐसा विषय भी है जिसमें आपको 15 से ज्यादा नंबर जो है वो साथियों मिलने वाले हैं। तो अधिक से अधिक फोकस जो है वो आप बनाए रखिएगा। मात्र थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 ढाई 3 घंटे जो भी आपको समय लगता है कि नहीं यार हमें मेडिवल रिवाइज करने में इतना समय चाहिए प्रॉपर, वो दीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। साथियों आज की क्लास का पहला सवाल है आपके सामने। सल्तनत काल से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर आपके सामने पहला है, कह रहा है बताइए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का इनमें से उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मंदिरों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। आप सभी लोगों को शायद ये बात बहुत बाद में पता चलेगी। हम सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हैं गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमणकारी आया कहां से था? तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए मध्य एशिया से। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम गजनी कहते हैं। गजनी नामक क्षेत्र पे साथियों ध्यान रखना, गौर की पहाड़ियां पड़ती हैं, जहां से आगे चलकर अभी गौर ही आएगा। ये गजनी की पहाड़ी पर रहता था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया गजनवी। तो ये गजनवी जो है ये हमारे भारत पर आक्रमण करेगा। आक्रमण के क्रम में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, और इसके आक्रमण से उत्तर भारत में एक हताशा, जिसको डर कहते हैं, वो साथियों फैल गया था। तो महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण का एक उद्देश्य यह था कि ये सेंट्रल एशिया में अपना बड़ा अंपायर खड़ा करना चाहता था, और उस अंपायर के लिए इसको चाहिए था बहुत बड़ा धन। तो ये ऐसा कुछ नहीं चाहता था। देखो, इस्लाम का प्रचार करना ये एक नॉर्मल सी बात थी, तो जहां पर नॉर्मल हो उसको एन लिख दीजिएगा। गजनी साम्राज्य का विस्तार ये भी एक नॉर्मल ही बात है, वो करना तो चाहता था, लेकिन जो सबसे सटीक चीज है वो मैं आपको बताता हूं। मंदिर तोड़ना और मंदिरों को लूटना ये भी उसके आक्रमण का एक उद्देश्य था, लेकिन पूरा जो प्रॉपर सब चीजों का निचोड़ है वो ये कि सेंट्रल एशिया में एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, और उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। उसने देखा किस क्षेत्र पे आक्रमण किया जा सकता है, तो भारत जो क्षेत्र था यहां की राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल डमाडोल थी। आपने देखा था गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने थोड़ी मजबूती भी दिखाई, बाकी सब एकदम ढेर मिल गए, मतलब सबके सब एकदम कमजोर थे, तो उतना मजा आया नहीं। तो इसने सीधे भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? अलबरूनी ने किताब उल हिंद, जिसको तहकीकात उल हिंद के नाम से भी हम जानते हैं, वो साथियों लिखता है। ये जो किताब उल हिंद है इसको साथियों तहकीकात उल हिंद के नाम से भी जाना गया है। क्या कहा गया है? तहकीकात उल हिंद के नाम से भी हम इसको साथियों जानते हैं। अब जब हम महमूद गजनवी की बात करते हैं तो उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, अलबरूनी को भारत में भेजा, अलबरूनी ने भारत के विवरण दिए हैं, और अलबरूनी साथियों पहला ऐसा तुर्क व्यक्ति था, या कह सकते हो पहला लेखक था जिसने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद कराया। ध्यान रखना, जो भारतीय ग्रंथ हैं उनका साथियों ध्यान रखना, इसने अनुवाद कराया, अनुवाद। तो ये काम जो है वो इसने साथियों कराए हैं, तो इसलिए अलबरूनी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर रहला नामक किताब लिखा है,
किताबुल रहला जो है ये इब्न बतूता की किताब है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जिसने भारत पर आक्रमण करते समय, साथियों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के विवरण दिए हैं। याद रखना उसके जीत, उसके हार, बाकी चीजों के बारे में बताया है। अगला सवाल देखिए, आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसने और कब की थी? आगरा नगर जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के किनारे की थी। किसने की थी? तो सिकंदर ने, साथियों ध्यान रखना, यमुना नदी के किनारे, यमुना के किनारे जो है स्थापना की थी। इनमें से बताइए किसने की? तो सिकंदर लोदी का आप लगा लेंगे। सिकंदर लोदी जो है इसने दिल्ली सल्तनत में 1489 से लेकर 1517 तक राज किया है। वैसे तो ये साथियों गुलरुखी के नाम से कविताएं इत्यादि लिखा करता था, लेकिन इसका ज्यादा मन जो है वो साथियों शासन में आ गया। गुलरुखी नाम से ये कविता लिखता था, ध्यान रखना, कविता। ये गुलरुखी इसी का अदर नेम है जो कविता लिखते समय ये अपना नाम प्रयोग करता था। जैसे कहते नहीं कि प्रीत में एक रतन में जड़ू तुम जड़ो, एक नया व्याकरण में गढ़ू तुम गढ़ो, उलझने पल में ही सब सुलझ जाएंगी, अंकित कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। तो ये जो बीच में शब्द आया है वहां पर ये गुलरुखी लिख देता था कि ए गुलरुखी कुछ कदम तू बढ़ कुछ मैं बढ़ूं, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट। तो कविताओं में जो अपना नाम इसने यूज किया है वो है गुलरुखी का। तो कई बार ये सवाल जो है वो पेपर में पूछ देता है। सिकंदर लोदी जो है इसने अफगान भाईचारे की नीति का बिल्कुल एकदम तख्ता पलट कर दिया और इसने सिंहासन पर बैठकर शासन किया। सिंहासन का प्रयोग किया, सिंहासन का प्रयोग, जो कि इसके पिता बहलोल लोदी ने नहीं किया था। बहलोल लोदी जो है वो जमीन पर बैठकर शासन करता था, इसलिए काफी चर्चित था। बताइए दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो का खेल खेलते समय हो गई थी? चौगान या पोलो का खेल खेलते समय दिल्ली सल्तनत में आप सभी लोग जानते हैं कि ऐबक जो है वो साथियों एक तरीके से मर गया था। ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में पोलो का खेल खेलते समय हुई थी। यह मृत्यु साथियों एक ऐसा षड्यंत्र था जो उसी के बेटे आराम शाह ने रचा था। आराम शाह ने 40 चौगान का खेल खिलवाया। यह खेल वास्तव में तुर्क खेलना ही नहीं जानते थे। ये 40 चौगान का खेल क्या होता है आप सभी लोग इसको पहले समझ लीजिएगा। 40 चौगान का खेल जो है ये ऐबक का बेटा जो कौन था भैया? तो ध्यान रखना, ऐबक का बेटा जो आराम शाह था उसने साथियों ध्यान रखना खिलवाया था। अब ये आराम शाह इतना खतरनाक व्यक्ति है कि अपने पिता को मरवाने की प्लानिंग करता है। वैसे तो साथियों ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा माहिर था इस खेल को खेलने में, लेकिन उसको साथियों ये अंदाजा नहीं था कि वो घोड़े से फिसलेगा। साथियों ये आराम शाह जो है ये घोड़े की जो साथियों स्टैंड होता है जिसपे चढ़ा जाता है उस पर ऑयल लगवा देता है, तेल लगवा देता है, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक जब घोड़े पर चढ़ा थोड़ी ही देर बाद उसका पैर जो है जब घोड़ा स्पीड पकड़ने लगा तो फिसलने लगा। अब फिसले हुए पैर से ऐबक नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर से कई घोड़े जो है गुजर जाते हैं और ऐसे में उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ज्यादा दिन तक यह भी जीवित नहीं रहा। 1210 में लाहौर को राजधानी बनाकर कुछ समय तक इसने राज किया, लेकिन इल्तुतमिश ने अंततः इसको पराजित करके इसकी हत्या कर डाली। तो इसका भी चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किनके किनके बीच में हुई? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तराइन के वैसे तो 3 युद्ध हुए हैं। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ है इसको आप ध्यान रखना। तराइन का दूसरा युद्ध जो है इसको भी आप नोट कर लेना। तराइन का दूसरा युद्ध ये गौरी और साथियों ध्यान रखना किसके बीच में हुए हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुई हैं। हमेशा जब भी पढ़ना तो पृथ्वीराज तृतीय लिखना। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय याद रखना किसके बीच में? तो पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ है। P3 जरूर याद रखना। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लेना। तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध जो है ये 1192 में हुआ है। तो ये दोनों युद्ध आपको याद होने चाहिए। इन दोनों युद्धों में ध्यान रखना निर्णय अलग अलग है। पहला युद्ध जो हुआ था इसमें गौरी की जीत हो गई थी, और माफी चाहूंगा गौरी की हार हो गई थी। और दूसरा युद्ध जो है साथियों ध्यान रखना उसमें गौरी की जीत हो गई थी। तो गौरी की जीत जो है वो आप सभी लोगों को याद रखना है। गौरी की जब जीत होती है 1192 में तो इसी के साथ भारत में मुस्लिम राजवंश जो है उसकी स्थापना का रास्ता भी सफल हो जाता है और पहली बार भारत को तुर्कों ने जीत लिया है। तो ये आप सभी लोग याद रखना। तो गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ये लड़ाई जो है वो साथियों होती है, आप सभी लोग नोट कर लेना। इन दोनों के बीच में अलाउद्दीन और पृथ्वीराज के बीच में तो कोई लड़ाई हुई नहीं, इनके बीच में भी नहीं हुई। मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज के बीच में भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? जल्दी से बताइए फटाफट से। आप सभी लोगों को याद होगा दिल्ली सल्तनत में ही नहीं बल्कि पूरे मेडिवल को आप उठाकर देख लीजिए, एकमात्र महिला शासिका के रूप में ये लड़की जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया जो है वो बिल्कुल आप सभी लोगों को मिल जाएगी। रजिया सुल्तान जो है वो साथियों
आ जाइए जल्दी से, इस बात को हम जरा मेंशन कर लेते हैं कि भैया रजिया सुल्तान जो है उसने आखिरकार ऐसा कौन सा साथियों पाप कर दिया जिस कारण से दिल्ली सल्तनत में शासक उसको अच्छी तरीके से सही सफल शासिका के रूप में नहीं मानते हैं। क्या क्या किया है उसने? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी है। रजिया सुल्तान की साथियों एक ऐसी गलती थी जो दिल्ली सल्तनत के तुर्क एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बस सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो महिला थी। साथियों रजिया सुल्तान ने क्या क्या, एक निम्न जाति के याकूत से प्रेम कर दिया, और उस याकूत को साथियों आप सभी लोग जानते हैं, जैसे तुर्कों में भी जैसे अपने यहां नहीं होता है कि उच्च जाति निम्न जाति, वैसे तुर्कों में भी होता था उच्च जाति और निम्न जाति। ये याकूत जो है ये निम्न जाति का तुर्क था। अब रजिया सुल्तान इसको बहुत पसंद करती थी। इसने सेना के एक मंत्री का पद भी दे दिया, अमीर आखूर का। और ऐसे में अब जितने भी तुर्क थे वो सारे के सारे साथियों ध्यान रखना बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद में रजिया सुल्तान को साथियों ध्यान रखना उल्टे सीधे आरोप लगाने लगते हैं, रजिया सुल्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और फाइनली रजिया सुल्तान जो है वो साथियों ध्यान रखना इनमें से किसकी बेटी थी? तो आप बता देंगे। बताइए किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? हमारे भारत में मंगोल जो हैं इनके बारे में पहले समझ लीजिए। मंगोलों का पहला आक्रमण 1221 में, आप सभी लोगों को याद रखना है पहला आक्रमण कब हुआ। तो पहला आक्रमण 1221 में हुआ है, और यह आक्रमण जो है ये इल्तुतमिश के समय हुआ है। किसके समय हुआ है? इल्तुतमिश के समय हुआ है। साथियों ध्यान रखना इस समय आक्रमण करने के लिए चंगेज खान जो है वो भारत में आया था। तो चंगेज खान का नाम आप सभी लोग एक तरीके से याद रखेंगे। बताइए किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी भारत में सबसे ज्यादा आए? तो अलाउद्दीन के समय सबसे ज्यादा आए। अलाउद्दीन जो था इसने साथियों ध्यान रखना एक दुर्ग भी बनवा दिया था जिसका नाम था सीरी का दुर्ग। आप सभी लोग नोट कर लेंगे इसने कौन सा दुर्ग बनवाया है। तो सीरी का दुर्ग जो है वो साथियों ध्यान रखना एक तरीके से बनवाया था। ये सीरी का दुर्ग जो है दिल्ली में पड़ता है। ये दुर्ग क्यों बनवाया गया था? तो मंगोलों से रक्षा के लिए। ध्यान रखना मंगोलों से रक्षा के लिए, मंगोलों से रक्षा के लिए, रक्षा के लिए, मंगोलों से रक्षा के लिए सीरी का दुर्ग जो है वो एक तरीके से बनवाया गया था। मंगोल आक्रमणकारी जो है ये लगातार हलाकू और बाकी सब आते रहे। इसी क्रम में अलाउद्दीन के समय सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। तराइन का दूसरा युद्ध अभी बताया पृथ्वीराज चौहान और साथियों गौरी के बीच में हुआ था। भैया पृथ्वीराज चौहान और गौरी, आ जाओ जल्दी से। तराइन का दूसरा युद्ध आप सभी लोगों को याद रहेगा 1192 में हुआ है। इस युद्ध में अगर हम देखें तो रजिया इसमें कौन किसको पराजित करता है? तो मेरे दोस्त गौरी ने साथियों ध्यान रखना पृथ्वीराज को पराजित कर दिया है। और इस बीच में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में साथियों ध्यान रखना युद्ध हो जाता है जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, याद रखना किसने किसको पराजित किया? तो गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इस युद्ध में जयचंद जैसे कुछ राजा थे जिन्होंने गौरी का सपोर्ट भी किया था। जयचंद का समर्थन जो है वो गौरी के साथ था। कई सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि कहते हैं जयचंद कन्नौज के राजा थे और हो सकता है कन्नौज बहुत दूर का क्षेत्र रहा हो, इस वजह से नहीं भी किया हो। तो मैं इस बात में जरा भी एक तरीके से संदेह नहीं कर सकता। हो सकता है क्योंकि हमारे भारत के राजा एक दूसरे को निपटाने के लिए दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी समर्थन ले लिया करते थे। अब जब आप जयचंद को पढ़ोगे तो इन्होंने एक चंदावर का युद्ध लड़ा है। चंदावर का युद्ध जो है ये बहुत ही शानदार रहा जिसमें 1194 में गौरी ने साथियों जयचंद को क्या किया है? बिल्कुल एक तरीके से निपटा दिया है। जो गौरी जो है उसने किसको निपटाया? तो जयचंद को साथियों ध्यान रखना निपटा दिया है। तो इस युद्ध में जयचंद को गौरी ने हरा दिया है। ध्यान रखना जयचंद को गौरी ने क्या किया? गौरी ने साथियों ध्यान रखना हराया। ध्यान रखना जयचंद को किसने हराया? तो गौरी ने हराया है। अगला सवाल देखिए, बताइए 1229 से 1230 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा जो है वो प्रचलित की है? हमारे भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिस पर सबसे ज्यादा साथियों एक तरीके से प्रश्न बने हैं, सांकेतिक मुद्रा। वैसे कोई भी राजा जो है वो ये सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन मनी कह सकते हैं या कह सकते हैं सिंबॉलिक एक तरीके से करेंसी, वो सब सही है। लेकिन कुल मिलाकर इस शासक के बारे में जब आप पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो इसने एक मुद्रा चलाई है जिसका नाम है दोगानी। नाम से ही ऐसा लग रहा है जैसे दोगली टाइप की मुद्रा हो, है ना, दोहरा एक तरीके से व्यवहार हो। ये जो दोगानी है ये सांकेतिक मुद्रा थी और इस मुद्रा को मोहम्मद बिन तुगलक ने
तब चलाया जब पूरी दिल्ली सल्तनत में, या कह सकते हो वैश्विक स्तर पर, चांदी की कमी थी। यह मुद्रा तांबे की थी और इस मुद्रा को साथियों नाम अगर पूछे क्या है तो दोगानी। इस मुद्रा को जनता ने अपने घर में ही बनाना शुरू कर दिया। कुल मिला के ये समझ लो कि जनता जो है वो क्या करने लगी, घर में ही साथियों, ध्यान रखना, घर में निर्माण करने लगी। अब धीरे धीरे साथियों मुद्रा एकदम अस्तित्वहीन होने लगी। अब जैसे आप ही हो, घर में ही अभी 500, 1000 का, 200 का, 300 का नोट बनाने लगो, तो क्या आपको लगता है कि ये 100-200 के नोट बनाने के बाद आरबीआई के नोटों की जरूरत लगेगी आपको? तो ऐसे में जनता को जरूरत ही नहीं थी। फाइनली ये साथियों सही मामले में असफल घोषित कर दी जाती है। अगर पूछे बताइए ये मुद्रा किसकी प्रेरणा से आई थी, तो चीन के शासक थे एक कुबलई खान। चीन के शासक कुबलई खान की प्रेरणा से इसको चलाया गया था। कुबलई खान था, ध्यान रखना, उसकी प्रेरणा से इसको क्या किया गया था, प्रेरणा से चलाया गया था, ध्यान रखना, चलाया गया। तो इसकी प्रेरणा से साथियों इसको चलाया गया। अगला सवाल देखिए 210 नंबर, कह रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इनमें से कौन था? दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो इसका अंत पूछे बताइए कब हुआ, तो अंत हुआ है 1526 में। साथियों 1526 में। इस समय हमारे भारत में इब्राहिम लोदी जो है उसका शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी जो है उसका शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी ने गद्दी जो है वो 1517 में संभाला और 1526 तक रहा था। डेट थी 21 अप्रैल की। पानीपत का युद्ध हुआ पहला। बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया और बुरी तरीके से, साथियों ध्यान रखना, इस युद्ध में अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। तो इसमें साथियों ध्यान रखना, ये मारा जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। साथियों इस युद्ध में बाबर ने इसको पराजित किया था। इस युद्ध को साथियों भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिससे मुगल वंश की नींव जो है वो पड़ी है। बताइए उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका या प्रथम महिला शासिका, आप जानते हैं रजिया सुल्तान को हम कहते हैं। हमने आपको बताया भी था रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक एकमात्र महिला शासिका के रूप में आई थी। इसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि ये महिला थी और इसने पुरुषों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इल्तुतमिश की बेटी थी, इसलिए साथियों इसमें इल्तुतमिश जैसी घुड़सवारी करना, युद्ध लड़ना और अपने राज्य दरबार को चलाने की कला विकसित थी पहले से ही। लेकिन तुर्क अमीर थोड़े ही समय बाद जान गए कि हमें महिला का शासन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो उन्होंने इसका अपोज करना भी शुरू कर दिया था। अगर हम मुमताज की बात करें, ये शाहजहां की साथियों ध्यान रखना पत्नी थी। शाहजहां की क्या थी भैया, ध्यान रखना, पत्नी थी, शाहजहां की पत्नी। और ऐसे में साथियों आप सभी लोग जानते हैं ये शाहजहां जिसकी बात कर रहे हैं इसने ताजमहल का निर्माण इसी की याद में कराया था। नूरजहां जो है ये जहांगीर के समय आपको मिलेगी। जहांगीर के समय जहांगीर की बाद में पत्नी भी बन जाती है। नूरजहां जो है इसको लोग मेहरू निशा के नाम से जानते थे। काफी एक तरीके से देखने में सुंदर थी, लेकिन वास्तविकता में ये डांसर एक तरीके से कही जाती थी। और बाद में साथियों अकबर ने इसका विवाह शेरअफगान से करा दिया था। इसी वजह से अकबर को जहांगीर ने जहर भी दे दिया था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल आया, तो बेचारा ये कहीं नहीं जा पाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खुद भी बहुत कमजोर था, तो ये फोकस भी नहीं करेगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी साथियों ध्यान रखना दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास नहीं करता बल्कि जीतकर भी लाता है। 1200 आप सभी लोग जानते हैं कब से, तो 1296 से लेकर 1316 तक ये रहा है। इसने दक्षिण भारत के 4 बड़े राज्य थे उस समय। एक तो साथियों देवगिरी का क्षेत्र जहां पर यादव वंश के राजा राज कर रहे थे, यहां पर यादव वंश था, ध्यान रखना यादव वंश, उसको इसने साथियों ध्यान रखना पराजित किया। इधर आओगे तो साथियों ध्यान रखना यहां पर आप सभी लोगों को प्रताप रुद्रदेव का राज मिलेगा, ध्यान रखना प्रताप रुद्रदेव, जिनसे साथियों इनको कोहिनूर हीरा मिला था। प्रताप रुद्रदेव जो है ये वारंगल के काकती वंश के राजा कहे जाते थे, तो वारंगल का इनका क्षेत्र था और काकती वंश कहा जाता था, काकती डायनेस्टी कही जाती थी वंश जिसके ये राजा थे। अगर हम इधर की ओर आएंगे तो आपको एक होयसल साम्राज्य मिलेगा, होयसल साम्राज्य मिलेगा, ध्यान रखना, जिसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो द्वार समुद्र जो है वो साथियों ध्यान रखना राजधानी थी। इसको आप बना लीजिएगा, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं। साथियों यहाँ के कुछ राजा थे जैसे वीर बल्लाल तृतीय, वो इससे युद्ध जरूर करते हैं लेकिन फाइनली हार जाते हैं। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो यहां पर आपको पांडे वंश मिलेगा, ध्यान रखना, जहां पर वीर पांडे और सुंदर पांडे नाम के 2 बालक हैं जो युद्ध करने के लिए आएंगे, लेकिन बाद में दोनों में ही आपस में लड़ाई हो जाती है और अलाउद्दीन पूरी तरीके से दक्षिण को जीत लेता है। दक्षिण विजय के समय ही अलाउद्दीन को प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा मिला था। प्रताप रुद्रदेव जो है
रुद्र जो है इनसे कोहिनूर हीरा भी मिला है, तो कोहिनूर को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 213, बताइए यात्री इब्न बतूता इनमें से कहां से आया था। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, आप सभी लोगों को याद रखना है। कहां का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री, मोरक्को का यात्री कहा जाता था, जिसको हम सभी लोग मूर देश का यात्री कहते हैं। इसने एक किताब लिखी है, बुक लिखी है, जिसका नाम है साथियों रेहला। याद रहेगा, रेहला नामक किताब को इसने लिखा है। अगर पूछे बताइए इब्न बतूता भारत की यात्रा पर कब आया था, तो 1333 में इसने भारत की यात्रा की है। कई सालों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक खुश हो जाता है तो इसको दिल्ली का काजी भी बना देता है, ध्यान रखना, और साथ में चीन में भेजे जा रहे दूत मंडल का इसे प्रधान भी बना देता है। ध्यान रखना, चीन का एक तरीके से राजदूत जो है वो भी इसको बना देता है। तो इस प्रकार से साथियों इब्न बतूता जो रेहला नामक ग्रंथ की रचना करता है, ये मोरक्को का यात्री था, जिसको हम सभी लोग मूर देश के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप सभी लोगों को याद रहेगा। इब्न बतूता आगे चल करके साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा नीति की आलोचना कर देता है। जो मुद्रा नीति थी उसकी आलोचना के कारण, मुद्रा नीति की आलोचना जो है ये करने के कारण साथियों इसको आखिरकार जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जेल में। तो बताइए वो कौन सा यात्री था जिसने साथियों जेल में रह करके मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा की है, तो साथियों इब्न बतूता ही था। बाद में इसको छोड़ देता है मोहम्मद बिन तुगलक, तभी अपने देश जाता है। वहां पर साथियों इसने किताब लिखी है जिसका नाम है रेहला, और उस किताब में साथियों भर भर करके मोहम्मद बिन तुगलक की इसने आलोचना की है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। कहां से आया था, तो मोरक्को का यात्री था। भारत का साथियों या भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति तुर्क आक्रमण जो है इनको जब हम पढ़ाते हैं तो हम पहले बता देते हैं कि ये 2 चरणों में हुए हैं। ऐसे लिखना, 2 चरण है, 2 चरण है। पहले चरण का नेतृत्व जो है वो गजनवी ने संभाला, और दूसरे चरण का नेतृत्व जो है वो गौरी ने संभाला। बस खत्म हो गया। तो याद रखना हमारे भारत को पूरी तरीके से तुर्कों ने जीता, और उनमें हमें साथियों ध्यान रखना इसका नाम बेसब्री से याद रखना चाहिए। तो भारत ने तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बिन महमूद गजनवी जो है उसको अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो बिना झिझक बताते रहना, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? तो नोट करते चलेंगे, कोई समस्या नहीं। अगले साथियों सवाल पे आते हैं। बताइए जल्दी से 215, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका इनमें से कौन थी? जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दिल्ली की प्रथम और आखिरी महिला शासिका के रूप में हम सभी लोग रजिया सुल्तान को ही पढ़ते हैं। अब इनमें से साथियों जो नाम दिए गए हैं, ये सवाल तो आप भले ही कर लो, लेकिन इन नामों को शायद आप सभी लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नाम की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला नाम चांद बीबी का आता है। चांद बीबी जो है ये अहमदनगर की शासिका थी। ये कहां की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी, नगर की शासिका। साथियों ध्यान रखना, अहमदनगर की शासिका थी, और इन्होंने बरार का क्षेत्र अकबर को दे दिया था। बरार का क्षेत्र, ध्यान रखना, बरार का क्षेत्र संधि के तहत अकबर को दे दिया। ध्यान रखना, किसको दे दिया? अकबर को। तो अब कुल मिलाकर के ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये जो चांद बीबी हैं ये साथियों ध्यान रखना किसके समकालीन है? तो ये साथियों अकबर के समकालीन है ना? जल्दी से बताइए किसके समकालीन है? तो अकबर के समकालीन है, ध्यान रखना। बचा साथियों दिल्ली सल्तनत में नूरजहां, तो ये तो जहांगीर की पत्नी है, और वैसे भी ये दिल्ली सल्तनत में नहीं है। जहांगीर की पत्नी है, जहांगीर की पत्नी, और ये दिल्ली सल्तनत में नहीं है, मुगल काल में है। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका के रूप में हम पढ़ते हैं, और दिल्ली सल्तनत की आखिरी भी कहते हैं। मुमताज महल साथियों ध्यान रखना, इनको हम सभी लोग साथियों अंजुमन बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं। अंजुमन बानो बेगम भी इनको कहते हैं, अंजुमन बानो बेगम भी कहते हैं। तो ये आप सभी लोगों को याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, बताइए भारत ने मुस्लिम राज का संस्थापक किसे मानते हैं? हमारे भारत में आप जानते हैं तुर्की सल्तनत जो है उसको स्थापित करने का और भारत को जीतने का जो श्रेय दिया जाता है, भारत को जीता किसने? तो भारत को जीता साथियों तुर्कों ने। और पहली बार वंश किसने स्थापित किया? तो गौरी के समय साथियों ध्यान रखना एक तरीके से अधिक विजय अभियान हुए, लेकिन हमारे भारत में साथियों मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है, इसलिए क्योंकि गौरी जो है वो पृथ्वीराज को पराजित करता है, और तभी से पृथ्वीराज की जब पराजय होती है तो उसी से साथियों ध्यान रखना एक गौरी राजवंश जो है वो भारत में आ जाता है।
क्योंकि आप जानते हैं गौरी की खुद की साथियों एक तरीके से सुल्तान थी नहीं, कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उसने अपने तुर्क गुलामों को ही अपनी सत्ता की बागडोर दे दी थी। उसके समय तीन प्रमुख गुलाम के रूप में जाने जाते थे। एक तो यल्दौस था, ध्यान रखना, दूसरा कुबाचा था, और तीसरा आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि भैया तीसरे नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब ऐबक वाला चैप्टर हमारे भारत से जुड़ा है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। लाहौर व साथियों ध्यान रखना, दिल्ली की गद्दी जो है वो ऐबक को मिली थी। जो कुबाचा है इसको सिंध का शासक बनाया गया था, जिसको गौरी ने जीता था। और यल्दौज जो है इसको गजनी की गद्दी मिली थी। तो इसके तीन गुलाम थे, ध्यान रखना, तीन गुलाम थे, तीन गुलाम किसके, तो गौरी के, आप याद रखना। तो गौरी के तीन गुलाम, गौरी के तीन गुलाम, इनको अलग अलग सत्ता का क्षेत्र मिल गया था। तो ऐसे में गौरी ने ही साथियों इसका पूरा बंटवारा कर दिया था। बताइए लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला कौन सा व्यक्ति था। लाख बख्श जो साथियों आपके सामने लिखा है, इसको हातिम दुती के नाम से भी जानते थे, इसको पील बख्श भी कहते थे। पील बख्श का मतलब जो हाथियों का एक तरीके से दान करे। इसके बाद इसको हम सभी लोग कुरान खां के नाम से भी जानते थे, बहुत अच्छी कुरान पढ़ लेता था। साथियों इसको हम सभी लोग मलिक के नाम से भी जानेंगे, और इसको सिपह सालार भी कह देते थे, सिपह सालार भी कह देते थे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें लाख बख्श, तो लाख बख्श का मतलब था लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श जो है इसका मतलब था लाखों का दान करने वाला। तो ये सारी उपाधियां आप सभी लोगों को मिल जाएंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इन नामों से जानते थे, आप सभी लोग याद रखना। अकबर जो है इसको साथियों जलालुद्दीन के नाम से जानते थे, क्या बोलते थे, इसको जलालुद्दीन कहते थे। और बाबर को जहीरुद्दीन कहते थे, बाबर जो है इसको जहीरुद्दीन कहते थे। ये सब इनके मूल नाम है, ध्यान रखना, जहीरुद्दीन के नाम से जानते थे। इल्तुतमिश को अल्तमश के नाम से जानते थे, यह आप ध्यान रखना। बताइए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसको मानते हैं। गुलाम वंश जो है 1200 साथियों 6 से लेकर 1290 तक चला। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 84 वर्ष तक साथियों गुलाम वंश ने अपना प्रभाव बनाए रखा। इस वंश में आपको, इस गुलाम वंश में अंदर चल करके तीन वंश मिलेंगे। गुलाम में ही तीन वंश हैं, आप ध्यान रखना। सबसे पहला जो वंश है वो कुतुबी वंश कहा जाता है, कुतुबी वंश। इस कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका बेटा आराम शाह जो है वो बढ़िया आराम से राज करते हैं। साथियों ध्यान रखना, फिर इसके बाद इल्तुतमिश का आप सभी लोगों को शमसी वंश मिल जाएगा, शमसी वंश। शमसी वंश से इल्तुतमिश जुड़ा था। इसमें 1210 से लेकर 1200 साथियों ध्यान रखना कब तक, तो 65 तक आपको राजवंश में मिलेंगे। फिर इसके बाद बलबन आ जाएगा और उसने अपना बलबनी वंश जो है वो स्थापित किया है। साथियों ये 1265 से लेकर 1200 आप सभी लोगों को 90 तक मिल जाएगा। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि गुलाम वंश जो है इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगाएंगे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो वास्तविक संस्थापक आप सभी लोगों को मिल जाएगा इल्तुतमिश। कोई दिक्कत हो तो बिना झिझक बता देना। अगला सवाल, बताइए कुतुब मीनार के कार्य को इनमें से किसने पूरा कराया है। कुतुब मीनार जिसको भारत में साथियों ध्यान रखना ईरानी और इस्लामी शैली का मिश्रण कहते हैं। साथियों इसकी नींव अगर आपसे कोई पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने, ऐबक ने साथियों ध्यान रखना रखी। अपने जो सूफी संत थे साथियों सभी ने सुना होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, जिनको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी कहते थे। साथियों ये कुतुब मीनार जो है इसमें आप जब जाएंगे तो यहां से साथियों कुछ चीजें सवाल जो बनते हैं, इसमें अगर हम पूर्ण निर्माण की बात करें तो साथियों इल्तुतमिश आ जाता है। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण जो है वो साथियों पूर्ण कराया है और 3 मंजिला इमारत बनवा दी है। तो बताइए वो कौन सा शासक था जिसने कुतुब मीनार को 3 मंजिला कराया। लेकिन अगर हम बात करें 5 मंजिला बनवाने की, जो इसे वर्तमान स्वरूप है, तो ये आप सभी लोग याद रखना, कुतुब मीनार जो है उसको आगे चल करके बाढ़ और भूकंप से उसकी ऊपरी जो छत थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो हमारे भारत में एक फिरोज तुगलक नाम का शासक हुआ है। कौन हुआ है गुरुजी, फिरोज तुगलक नाम का शासक हुआ है, फिरोज तुगलक। और इसने साथियों ध्यान रखना हमारे इस पूरे सिस्टम को हिलाने की कोशिश की है। तो कुतुब मीनार के साथियों ध्यान रखना निर्माण को किसने पूरा कराया, तो निर्माण को पूरा इल्तुतमिश ने कराया है। लेकिन अगर हम बात करें फिरोज तुगलक ने तो 5 मंजिला। इसके निर्माण से एक शासक सिकंदर लोदी जो है वो भी साथियों जुड़ा हुआ था। आप में से कोई बता सकता है कि सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार में बताइए कौन सा काम कराया था। तो ये आप सभी लोग अगर बता सकते हैं तो जल्दी से बताइएगा।
क्या आप बता सकते हैं कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के अंतर्गत इल्तुतमिश ने इसने क्या किया है, सिकंदर लोदी ने? तो आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी जो है उसके किनारे डिजाइने बनवाता है, डिजाइने बनवाता है, डिजाइने बनवाता है, जिसको हम सभी लोग क्या बोलते हैं, आयते बोलते हैं, आयते, ध्यान रखना, डिजाइने बनवाता है। क्लियर? आगे चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान इनमें से कौन था? देखो तुगलक वंश की अगर हम बात करेंगे तो पहला तुगलक सुल्तान तो गयासुद्दीन ही था। कौन था भैया? गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसने 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया है और एक ऐसा शासक है, आप लिख लीजिएगा, एकमात्र शासक, ध्यान रखना, एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु जो है वो लकड़ी का भवन गिरने से हो गई है। एक लकड़ी का भवन जो है, साथियों ध्यान रखना, लकड़ी का भवन जो है उसके साथियों ध्यान रखना गिरने से हुई है, भवन गिरने से, साथियों ध्यान रखना इसकी मृत्यु हुई है। ये मृत्यु इसकी आप सभी लोगों को याद रखना है, एक अफगानपुर नाम का शहर पड़ता है, अफगानपुर, वहीं पर हुई है, जिसको जहां पनाह नगर भी कहते थे। साथियों ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत में बताइए प्रथम शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया, तो प्रथम शासक है जिसने, साथियों ध्यान रखना, नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहरों का निर्माण इसी ने कराया है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, बताइए 221 नंबर, अलबरूनी किसके इतिहासकार थे? तो अलबरूनी किसके समय के इतिहासकार थे, ये आप सभी को याद रखना है। अलबरूनी हमारे भारत में जिसने किताब उल हिंद की रचना की है, आप सभी को याद होगा, किताब उल हिंद जो है इसी को साथियों तहकीकात उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। साथियों ये हमारे भारत में गजनवी के समकालीन इतिहासकारों में आता है। फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की है वो भी गजनवी के ही बारे में बताता है। फिरदौसी जो है उसने क्या किया है, तो शाहनामा ग्रंथ की रचना की है, शाहनामा जो है उसकी रचना की है, शाहनामा की रचना की है, तो ये भी इसी समय आता है। अगला सवाल देखिए, बताइए दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आता है? तो 1333 में आप सभी लोग अंदाजा लगाइए कौन रहा होगा। हुमायूं का शासनकाल जो है ये 1500 साथियों 30 से लेकर 1540 के बीच में रहा। तो 1530 से 1540 और फिर 1555 से लेकर 1556। क्या आपको इस बीच में दिख रहा है? नहीं सर, अकबर के समय तब तो संभव ही नहीं हो सकता क्योंकि अकबर तो इसके भी बाद में आया था। 1556 से 1605 इसके समय रहा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता आता है, आप सभी लोगों को बताया था। साथियों अगर हम अलाउद्दीन की बात करें, अलाउद्दीन 1296 से लेकर 1316 तक रहा और इसके दरबार का एक प्रसिद्ध लेखक था जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके समय दरबार में थे, ये आप सभी लोगों को याद रहेगा। इब्न बतूता जो है भारत में हो रही डाक सुविधाओं के बारे में जो प्रचलित व्यवस्था थी उसकी चर्चा भी करता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? साथियों उसने भारत पर कुल 17 बार जो है वो एक तरीके से आक्रमण किए हैं। तो कितने बार? 17 बार। अगर आपसे कोई पूछे इन 17 बार के आक्रमणों में गौरी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था, सबसे प्रमुख आक्रमण, सबसे प्रमुख, तो सबसे प्रमुख उसका 16वां आक्रमण था, ध्यान रखना, उसका 16वां आक्रमण जो है वो सबसे प्रमुख था। इस 16वें आक्रमण में उसने साथियों क्या किया, तो उसने साथियों आप सभी को याद होगा सोमनाथ मंदिर जो था उसको एक तरीके से गुजरात के तोड़ दिया था। तो सोमनाथ मंदिर जो है उसको इसने साथियों तोड़ दिया था। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का अगर वर्ष पूछे तो 1025 का साथियों वर्ष था, इस वर्ष में यह मंदिर तोड़ा गया था। इस मंदिर को तोड़ने से पहले गजनवी ने बड़ी बढ़िया चाल चली। गजनवी जो है मंदिर को तोड़ना नहीं चाह रहा था, वास्तव में तोड़ कैसे पाता, तोड़ने का मतलब तोड़ पाता कैसे, जब उसको मिलता ना तोड़ने का तभी तो तोड़ता। याद रखना इस मंदिर को तोड़ने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो आप सभी लोगों को बड़ा अचंभित कर देगी। गुजरात का ये जो सोमनाथ का मंदिर बना हुआ था भगवान शिव का मंदिर था, ध्यान रखना शिवलिंग यहां पर विराजमान था, ये शिव का मंदिर था, शिव का। साथियों इस मंदिर पर जब गजनवी ने आक्रमण किया तो मंदिर के बाहर जो है वो साथियों इतिहासकार कहते हैं 1 लाख से अधिक की जनसंख्या जो है वो खड़ी हुई थी। अब यहां पर ये आए और 5000 साथियों ध्यान रखना गजनवी के सैनिक थे, 5000 सैनिक, 5000 सैनिक। अब मंदिर को तोड़े कैसे, कौन तोड़ेगा? साथियों ये मंदिर के ऊपर लगा झंडा था जो मंदिर की प्रतिष्ठा को बताता था। कहा जाता है गजनवी को किसी ने बताया कि इन लोगों की जो आस्था है वो साथियों इस झंडे में टंगी हुई है। इन लोगों का यह मानना है कि शिवजी इस मंदिर में है और ये आस्था जो है वो शिवजी को मंदिर से जोड़े हुए है।
तो ऐसे में यदि ये पताका या झंडा तोड़ दिया जाए तो ये लोग अपने आप आशाहीन हो जाएंगे कि हमारी रक्षा शिव अब नहीं कर रहे हैं। तो गजनवी ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि तीर जो है वो सीधे इस झंडे पर ताक दो। जैसे ही हजारों की संख्या में तीर इस झंडे के पिलर से टकराते हैं, पिलर टूट के गिर जाता है, लोगों की आस्थाएं कमजोर हो गई। अब साथियों, एक वेल ट्रेंड सेना, जैसे मैं आपको कहूं 1 लाख की सामने भीड़ है और 5000 सैनिकों को खड़ा कर दीजिए। अरे 5000 नहीं, सिर्फ 1000 खड़े कर दीजिए। उन 1 लाख की जनसंख्या को 1 घंटे में जमीन पर लिटा देंगे, सिर्फ उनको बंदूक दे दीजिए। तो वैसे ही साथियों गजनवी के समय था, पूरा का पूरा सिस्टम ही उसका एकदम पूरी तरीके से चौपट था। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश जिसके बारे में हम पढ़ते हैं साथियों, ये कब से स्थापित हुआ था? 1489 से लेकर 1526 तक मिलेगा। लोधी वंश जो है इसमें 3 प्रमुख शासक मिलेंगे। एक तो बहलोल लोधी आपको मिलेगा। बहलोल लोधी जो 1489 से लेकर, साथियों ध्यान रखना, 1451 से लेकर, माफी चाहूंगा, 1489 तक रहा। साथियों आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो लोधी वंश जो है ये 1451 में आया था। कब आया था मेरे दोस्त? नोट कर लेना यहां पर आप सभी लोग कि कब आया था, 1451। 1451 से 89 तक। फिर इसके बाद दूसरा आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है ये 1489 से लेकर 1517 तक आपको मिलेगा। फिर इसके बाद इब्राहिम लोधी आपको मिलेगा, और इब्राहिम का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये 1517 से लेकर 1526 के बीच में मिलेगा। क्लियर है? तो अब ऐसे में आप सभी लोग लोधी वंश का संस्थापक किसे लगाएंगे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बारे में 2 सवाल बड़े प्रसिद्ध है। एक तो इसने बहलोली नाम का चांदी का सिक्का चलाया। बहलोली सिक्का साथियों ये पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में किस धातु का था, तो चांदी का सिक्का था। दूसरी विशेषता बहलोल लोधी की ये थी कि इसने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, ध्यान रखना, प्रयोग नहीं किया। ऐसे में जो इसके साथ के बहलोली सरदार थे वो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि अफगान जो होते ये बड़े उद्दंड व्यवहार के थे। उद्दंड व्यवहार जानते हैं? ये मतलब रूल रेगुलेशन को नहीं मानते थे। तो इसलिए साथियों इसको बहुत पसंद करने लगे। बताइए भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण मूल्य किसने शुरू करी? तो ये अलाउद्दीन की है, आप सभी लोग नोट कर लेना। अलाउद्दीन जिसने 1296 से लेकर, साथियों ध्यान रखना, 1316 तक राज किया है। अलाउद्दीन ने दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में अपनी बाजार नीति को चालू किया, साथ में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, बताइए कौन सा व्यक्ति था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? तो इसी ने साथियों लागू किया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। बताइए निम्न में कौन गुल्लुखी के उपनाम से कविताएं जो है वो एक तरीके से लिखता रहता था? गुल्लुखी के नाम से अभी मैंने आपको बताया सिकंदर लोधी जो है वो कविताएं लिखता रहता था अपने नाम में। साथियों ध्यान रखना, इसने गुल्लुखी उपनाम भी जोड़ रखा था। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। वैसे आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बिना झिझक आप हमको इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी इनमें से क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लाहौर को साथियों राजधानी बनाया, और ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया, साथ साथ में इसने 1206 से लेकर 1210 तक राज भी किया। ध्यान रखना, राज किया। क्लियर? तो ये आपको याद रहेगा। दिल्ली सल्तनत में यदि हम बात करें दिल्ली को, तो साथियों इल्तुतमिश जब गद्दी पर आता है तो इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था, ध्यान रखना, पहला शासक जिसने साथियों राज किया है या राजधानी को बनाया है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। बताइए तुगलकनामा के रचनाकार इनमें से कौन है? तुगलकनामा को लिखा है साथियों अमीर खुसरो ने, जिसने साथियों आप सभी लोगों को याद रखना होगा कि भैया इसने गयासुद्दीन तुगलक पर लिखा है। तो बताइए गयासुद्दीन तुगलक पर इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? गयासुद्दीन तुगलक पर साथियों अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा है। अमीर खुसरो ने एक आशिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। आशिका के साथ साथ इसने नूर सिपीहर नाम का भी ग्रंथ जो है वो साथियों लिखा है। इसने एक ग्रंथ तूतीनामा लिखा है जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा। तूतीनामा जो है इसमें इसने भारत का वर्णन किया है। तो भारत का वर्णन किस ग्रंथ में किया? तो तूतीनामा में ही किया है, जिसमें इसने भारत के बारे में विवरण दिए और बताया कि भारत जो है वो एक ऐसा हिंद का ऐसा हिस्सा है जो साथियों एकदम पूरी तरीके से समृद्धि और शांति और बाकी चीजों से भरा हुआ है। कुल मिलाकर तारीफ करता है। बताइए तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया?
तैमूर ने 1221 में भारत पर आक्रमण किया है और इस समय भारत में साथियों इल्तुतमिश का चैप्टर चल रहा था। माफी चाहूंगा, तैमूर के बारे में पूछ रहा है। तो तैमूर का आक्रमण 1398 में भारत में हुआ था और इस समय अगर हम भारत की बात करें तो साथियों यहां पर हमारे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का चैप्टर चल रहा था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है उनका एक तरीके से चैप्टर चल रहा था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का चैप्टर चल रहा था। ये जो नासिरुद्दीन है इसने तो साथियों ध्यान रखना वैसे भी कहर काट रखा था, तुगलक वंश को विनाश के दरवाजे तक लेकर गया। 1394 से लेकर 1412 तक साथियों इसने राज किया है और ये सारी चीजें जो है तो आपको मिल जाएंगी। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का ही आप लगाएंगे। अलाउद्दीन के समय तो इसका कोई चैप्टर ही नहीं मिलता। तैमूर लंग ने भारत की जवा संपदा जो लगभग 200 वर्ष की थी वो लूट कर ले गया। बताइए प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो जो है इनकी इनमें से कब्र कहां पर है? पेशावर, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर, आगरा। आप सभी लोग जानते हैं अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के बड़े परम शिष्य में से एक थे। अमीर खुसरो कभी भी साथियों ध्यान रखना इस चीज को एक निगलेक्ट नहीं करते थे कि भारत जो है वो कोई दूसरी भूमि है, क्योंकि ये पहले ऐसे तुर्क थे जिन्होंने माना था कि भारत जो है वो साथियों एक तरीके से मेरी मां है। तो ये अमीर खुसरो ही थे जिन्होंने कहा था भारत मेरी क्या है, एक तरीके से मां है। तो इनकी अगर हम कब्र की बात करें तो इनकी कब्र भारत में साथियों नई दिल्ली में बनाई गई है, दिल्ली में। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अमीर खुसरो के जो गुरु हैं वो साथियों कौन है? तो वो साथियों ध्यान रखना निजामुद्दीन औलिया है। और औलिया जो है इनकी अगर कब्र की बात करें तो ये भी साथियों दिल्ली में पड़ती है। तो ऐसे में जब औलिया की कब्र, अपने गुरु की कब्र उसी के बगल में, और ऐसे में मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा कि जब औलिया की डेथ हुई तो अमीर खुसरो ने एक लाइन बोली थी। अमीर खुसरो ने कहा कि गोरी सोवे रेश पर मुखबर डाले केस, ऐ खुसरो तू लौट चल बहुत हो गई रैन। मतलब इसका यही था कि अब हमारे गुरु जो है वो नहीं रहे हैं तो हम भी चलते हैं। औलिया की अगर हम मृत्यु की बात करें, अमीर खुसरो की मृत्यु की बात करें तो दोनों ही साथियों ध्यान रखना दोनों ही 1325 में मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना। जबकि अमीर खुसरो के अगर हम जन्म की बात करें तो 1253 के करीब करीब इनका जन्म कासगंज एटा के पास हुआ है। कई बार सवाल भी पूछा गया है। अमीर खुसरो जो है इनको हम तबला सितार का जनक भी कहते हैं। तो बताइए तबला और सितार का जनक किसको कहा गया है? तो सितार का साथियों ध्यान रखना इनको जनक कहते हैं। अमीर खुसरो की यदि हम बात करेंगे तो अमीर खुसरो साथियों ध्यान रखना इनको भारत का तोता भी कहा गया है। तो भारत का तोता किसको कहते हैं? तो इन्हीं को भारत का तोता भी कहा गया, तोतीय हिंद। बताइए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? देखो दरबारी अगर हम बात करें प्रावधानों की तो हमारे यहाँ साथियों दिल्ली सल्तनत में केवल एक ही दरबार था जिसके समय ये रहे और वो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबार। बाकी यहां सेवा करते रहे, 8 सुल्तानों की सेवा की। साथियों ध्यान रखना इन्होंने 8 सुल्तानों की सेवा की है, 8 सुल्तानों की सेवा। लेकिन अगर दरबार की बात करें तो दरबार सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन का इन्होंने देखा है। 8 सुल्तान कौन कौन से थे? तो साथियों ध्यान रखना गुबरा खान नाम का व्यक्ति था जो बलबन के समय इनको लेकर आया था। तो शुरुआत इन्होंने बलबन के समय से की थी। बलबन के बाद इन्होंने फिर कैकुबाद और कैकुमर्स के समय भी अपनी राजकीय सेवाएं जो है वो जारी रखी। साथियों ध्यान रखना कैकुमर्स जो है उसके समय भी जारी रखी। इसके बाद आगे चल करके जब साथियों दिल्ली सल्तनत में हमें अगर हम बात करें साथियों कैकुबाद और कैकुमश की तो तुगलक वंश खत्म होता है। जैसे ही साथियों खिलजी वंश शुरू होता है तो फिर ये जलालुद्दीन के दरबार में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्होंने साथियों ध्यान रखना जलालुद्दीन की सेवा करी। जलालुद्दीन के बाद फिर साथियों अलाउद्दीन, जिनके समय ये राजकीय सेवा में आ जाते हैं और इन्होंने नूर सिपीहर, आशिका जैसे ग्रंथ, साथियों आप जानते हैं आशिका ग्रंथ में इन्होंने अलाउद्दीन की बेटी जो फिरोजा थी उसके प्रेम के बारे में भी बताया था। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर अलाउद्दीन के बाद उसके साथियों उत्तराधिकारी शमशुद्दीन, जो जिसको शहाबुद्दीन भी कहा गया है, शहाबुद्दीन उमर जो है, शहाबुद्दीन उमर जो है उसके समय भी सेवा की। और इसके साथ साथ उसके बाद में साथियों फिर कैकुबाद की भी इन्होंने सेवा की है। कैकुबाद, माफी चाहूंगा, शहाबुद्दीन के बाद साथियों ध्यान रखना जो कुतुबुद्दीन आया था, कुतुबुद्दीन, जिसको कुतुबुद्दीन मुबारक साथियों ध्यान रखना हम सभी लोग खिलजी कहते हैं, उसके दरबार में भी ये रहे। आगे चल करके इन्होंने अंतिम सेवा जो है वो साथियों किसके दरबार की? तो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के आखिरी एक तरीके से बार दरबार में गए और उसी से साथियों ध्यान रखना इनका चैप्टर खत्म हो जाता है। गयासुद्दीन के ऊपर इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है तुगलकनामा।
और अगर ये तुगलकनामा नाम का ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ साफ एक तरीके से दिख जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इस्लामी परंपरा को मानता है और साम्राज्य विस्तार के कारण साथियों इसने बंगाल जैसे क्षेत्रों का अभियान भी किया है। तुगलकनामा जो है वो इस बारे में विवरण भी देता है। अगला सवाल देखेंगे, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 32 है, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया गया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, या साथियों इब्न बतूता या जियाउद्दीन बनी। हमारे भारत में साथियों दो ऐसे लेखक रहे जिन्होंने भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में विवरण दिया। एक तो शेरशाह सूरी के समय के विवरण हमें मिलेंगे और दूसरे साथियों इन दिए गए ऑप्शन में अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, इनके विवरण से हमें साथियों एक तरीके से भारत की डाक व्यवस्था के विवरण मिल जाते हैं। हम सभी ने आप सभी लोगों को पहले भी अभी पढ़ाते समय बताया था कि हमारे भारत में एक मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है। इसको हम मूर देश का यात्री भी कह देते हैं। मूर देश का यात्री जो है वो भी इसको हम सभी लोग कह देते हैं। मूर देश का मतलब मोरक्को। साथियों इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की सेवा करी है, तो एमबीटी लिख लेना। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये 1333 में साथियों आता है। जब ये आया तो इस्लामी तौर तरीके और परंपराओं से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहा था आज से दिल्ली के धार्मिक कार्यों का तुम लेखा जोखा और बाकी चीजों को संभालोगे। फिर इसके बाद थोड़े समय बाद चीन जा रहे दूत मंडल में इसको शामिल कराया और चीन में साथियों जा रहा जो राजदूत मंडल था उसमें एक तरीके से इसको शामिल करा के भेजा था। इब्न बतूता जो है इसने साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुद्रा व्यवस्था थी उसकी साथियों आलोचना कर दी। मुद्रा व्यवस्था की आलोचना किसने की? तो इब्न बतूता ने की। ध्यान रखना, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था इस तरीके से बढ़ चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपनी ग्रंथ रेहला में इसने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति है कि इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि दिल्ली का जो इसका दरवाजा है वो पूरी तरीके से तांबे से दब चुका है। ये लाइन है इसी की। बताइए वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने कहा था कि दिल्ली का द्वार जो है वो कूड़े के ढेर के समान तांबे से दब चुका है? ये इसी का विवरण था। लोगों ने इसके द्वारा चलाई गई जो मुद्रा व्यवस्था थी उसको अस्वीकार कर दिया था। यानी मुद्रा नीति जिसमें इसने सांकेतिक मुद्रा जो है वो चलाई थी, आप सभी लोगों को याद होगा, जिसको हम सभी लोग दोगानी के नाम से चलाते हैं या पढ़ते हैं। ये दोगानी जो इसने चलाई थी ये चीन के शासक कुबलई खान से प्रेरणा लेकर के चलाई थी। चीन में यह मुद्रा दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी इस समय से मोहम्मद बिन तुगलक के समय से लगभग 1500 साल पहले चलाई गई थी। वहां पर जो कुबलई खान था उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। अब अपने अपने देश की व्यवस्था होती है, अब यहां पे कुछ और सिस्टम था। अब इन सब चीजों के बीच में साथ मोहम्मद बिन तुगलक समझ नहीं पाया, उसको चांदी की कमी दिखी तो उसने टोकन मनी के रूप में चलाया, लेकिन वो फाइनली सक्सेस नहीं हुई क्योंकि लोगों ने घर पर साथियों ही दोगानी बनानी शुरू कर दी थी। तो ये मुद्रा नीति जो थी उस पर उसका नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहा। जब नियंत्रण नहीं रहा तो भैया विरोध का सामना करो, नियंत्रण नहीं रहा तो विरोध का सामना। और ऐसा करते समय इब्न बतूता ने साथियों इसके विवरण दिए हैं, याद रखना। बताइए तैमूर लंग ने भारत पर किस साल आक्रमण किया? तो तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण जो है वो 1398 में रहा। तैमूर लंग एक पैर से साथियों लंगड़ा था, इसीलिए इसको लंग भी बोलते थे। हमारे भारत पर जब आक्रमण किया तब दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। 1394 से जब नासिरुद्दीन गद्दी पर आया तो साथियों वो दिल्ली सल्तनत को विनाश के दरवाजे तक वैसे भी ले जा चुका था। नासिरुद्दीन जो है जब 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया तो ये खुद भाग करके साथियों कन्नौज चला जाता है। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत बिल्कुल शासक विहीन थी। ऐसे में तैमूर लंग को लूटना बहुत आसान हो गया। साथियों तैमूर लंग ने भारत को लूटा ही नहीं बल्कि 200 वर्ष की जो जमा संपदा थी उसको छीन करके फुर्र हो गया। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी की उपाधि को धारण किया है? हमारे भारत में गिनने पे 9 सिकंदर मिलते हैं इतिहास में और उनमें से ये चौथा सिकंदर कहा जाता है। अब सिकंदर सानी की अगर बात करें तो इसीलिए इसके नाम के आगे सानी लिखा हुआ है। सिकंदर सानी जब भी बात करेंगे तो हम अलाउद्दीन की बात करेंगे। इसे द्वितीय सिकंदर भी लोग कह देते हैं, ध्यान रखना, द्वितीय सिकंदर भी कह देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम सिकंदर के रूप में इसको पढ़ेंगे तो ये क्रम में साथियों चौथा सिकंदर आता है। हमारे भारत में अगर हम मूल सिकंदर की बात करें जिसको अलेक्जेंडर के नाम से सभी लोग पढ़ते हैं, तो अलेक्जेंडर सिकंदर जो था इसने भारत पर पहली बार आक्रमण जब किया तो 1326 का वर्ष था और इसी क्रम में उसने इस आक्रमण के सीक्वेंस को बढ़ाया। आप सभी लोग जानते हैं लगभग 18 महीने तक भारत में रहा था और 325 बीसी में ये वापस लौट गया था। भारत में सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन साथियों ध्यान रखना खिलजी था।
इसको ये उपाधियां जो हैं वो इतिहासकारों ने दी हैं। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि उसका एक बड़ा प्रिय मित्र था, जिसको हम सभी लोग पढ़ेंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं जिसने उसे दक्षिण भारत के लिए एक तरीके से मोटिवेट किया था। बताइए वो कौन था जिसने इसको दक्षिण भारत के लिए मोटिवेट किया कि विश्व विजय करने से अच्छा है तुम पहले, साथियों ध्यान रखना, भारत विजय कर लो। ये उसका मित्र कोई और नहीं, अलाउल मुल्क था। अला उल मुल्क को आप सभी लोग याद रखना, जिसने उसको इन नामों से पुकारा और दक्षिण विजय का एक तरीके से मैसेज दिलवाया। जल्दी से आगे हम बढ़ेंगे। बताइए 35 नंबर, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसको आप ये भी कह सकते हो 60 घंटे में बनाई गई रचना। साथियों ध्यान रखना, कितने घंटे में? 60 घंटे में। यह अजमेर में पड़ता है। आज अगर हम देखें तो ये एक मस्जिद है, जबकि वास्तविकता में साथियों ये एक संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, जिस पर संस्कृत के कॉलेज के, साथियों ध्यान रखना, जब हम टैग को पढ़ते हैं तो ये एक तरीके से विशल देव विग्रहराज द्वारा, आप सभी लोग जानते होंगे, विशल देव विग्रहराज का एक नाटक था। विग्रहराज का ग्रंथ लिखें या नाटक लिखें, क्योंकि है तो नाटक ही। इस नाटक में उन्होंने जो अर्जुन और भगवान शिव के बीच में संवाद हुआ था युद्ध का, याद होगा, अर्जुन और शिव के बीच में भगवान शिव जो किरात का रूप धारण करके आए थे अर्जुन को दिव्यास्त्र देने से पहले, तो उन्होंने साथियों क्या किया था? अर्जुन की परीक्षा ली थी। उस पूरे नाटक को हरिकेली के नाम से जानते हैं, और वो हरिकेली नाटक जो है वो साथियों इस कॉलेज की दीवारों पे लिखा हुआ था। ये नाटक जो है हरिकेली नाटक, जिसको साथियों विशल देव विग्रहराज ने लिखा है, साथियों ये इस कॉलेज की दीवारों पे लिखा हुआ था अजमेर में। साथियों इस पूरे विवरण का एक तरीके से नाम मिटाने की कोशिश की गई थी और इस कॉलेज की दीवारों को गिरवा दिया गया था। छत दीवार गिरने के बाद भी साथियों नींव जो है वो वैसी ही रखी गई और इसी नींव पर पिलर्स खड़े कर करके, साथियों ध्यान रखना, इसको मात्र 60 घंटे में क्या कर दिया गया? आप सभी लोग याद रखना कि इसे एक कह सकते हो कि मस्जिद बना दिया गया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की चाल थी और किसी की नहीं। बताइए किसने बनवाया था? तो ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। किसने 40 तुर्कों के सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था या चालीसा दल का गठन किया? यह साथियों इल्तुतमिश की एक तरीके से नीति थी। इल्तुतमिश ने चालीसा दल, जिसको तुर्काने चहलगानी कहते थे, इसमें उसके 40 तुर्क अमीर शामिल थे। शब्द का महत्व समझना, एक एक चीज, इसमें जो भी थे वो सारे के सारे विदेशी थे, कोई भी भारतीय नहीं था, तुर्क थे। तुर्क का मतलब समझते हैं? ये आक्रमणकारी के रूप में हमारे भारत में गजनवी और गौरी के रूप में प्रवेश कर चुके थे। उन्हीं में से, इन आक्रमणकारियों में से साथियों जो 40 पावरफुल अमीर हुआ करते थे, अमीर भी सेना का ही एक पद होता था, उसमें 40 अमीरों को चुन करके अपने सबसे करीबी लोगों में शामिल कर लिया जाता था। यह व्यवस्था आगे चल करके साथियों कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जिनमें सबसे प्रमुख है बलबन। बलबन ने इसका साथियों ध्यान रखना खंडन कर दिया, या कह सकते हो बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। समाप्त ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जानता था साम्राज्य में विद्रोह का एक प्रमुख कारण ये चहलगानी ही बनते हैं, इन्हीं में से कोई अमीर जो है वो बनता है, और बलबन खुद इसमें शामिल रह चुका था, तो वो इसकी कमियों को जानता था, तो उसने इसे समाप्त करके एक नया पद बना दिया था, जिसको हम सभी लोग कहते हैं साथियों कौन सा पद? सैन्य पद था, दीवाने अर्ज। ध्यान रखना, सैन्य पद दीवाने अर्ज का उसने गठन किया। दीवाने अर्ज जो है उसका एक तरीके से गठन कर दिया। अगला सवाल देखिए, बताइए किसके के दरबार में सिजदा, जिसको पैर पर बैठ करके साथियों एक तरीके से की जाने वाली प्रशंसा, या कह सकते हो सिजदा सिर झुकाना, पायबोस दंडवत लेटकर प्रणाम करना, या पांव को सुल्तान के चूमना, ये साथियों बलबन ने ही शुरू की थी। हमारे भारत की परंपराएं नहीं थी, ये मूल रूप से साथियों ईरानी परंपराएं थी, जिनको पहली बार कुतिया खान ने साथियों एक तरीके से, जिसको कुतैया खान बोलते थे, उसी ने साथियों ध्यान रखना शुरू कराया था। इस कुतैया खान का ही एक बेटा था, जिसको हम सभी लोग कहते हैं साथियों ध्यान रखना अफरासियाब। इसको आप सभी लोग नोट कर लेना, अफरासियाब का नाम तो सुना होगा ना। ये अफरासियाब जो है ये साथियों ईरान का एक प्रसिद्ध फारस का शासक था, ईरान का शासक था, कुतैया खान का ही साथियों बेटा था। इस आराम शाह को आप, इस अफरासियाब को आप पढ़ेंगे जब, तो इस अफरासियाब को साथियों बलबन अपना एक तरीके से वंशज बताता है। बलबन कहता है कि मैं इसी के वंश से हूं और मेरी ताकत जो है वो वास्तव में भारत नहीं है, मेरी ताकत ईरान है, क्योंकि ईरान में इस समय शक्तिशाली राजवंश जो है वो राज कर रहे थे 13वीं शताब्दी में। तो बलबन जो है उनकी भारतीय लोगों को धौंस दिखाता है। तो ऐसे में साथियों बलबन ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। एक नौरोज नाम का त्योहार भी बलबन ने ही साथियों शुरू कराया है, जो पारसियों का नववर्ष है। साथियों ध्यान रखना, नववर्ष है किसका? पारसियों का। आप सभी लोग याद रखना, और इनमें आप सभी लोग जब देखेंगे तो शुरुआत के न्यू ईयर के 9 दिन जो हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसको नवरोज कहते हैं।
मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से हम सभी लोग पढ़ते हैं। साथियों, इसको 1000 दिनारी में इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। यह घटना है 1299 की, जब गुजरात का अभियान किया जा रहा था। उस गुजरात के अभियान में राजा कर्ण जो है उनको पराजित किया गया और उसमें साथियों पूरी लीडिंग पावर जो थी ध्यान रखना गुजरात अभियान में, वो नुसरत खान के पास थी। किसके पास थी? तो नुसरत खान के पास थी। ये जो नुसरत खान नाम का व्यक्ति है, इसे अलाउद्दीन ने अपने जब दक्षिण भारत के अभियान को किया 1296 में पहली बार देवगिरी का, तो उस पहली बार देवगिरी के अभियान में साथियों इसकी हत्या करा दी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आप सभी लोग समझ लीजिएगा, इसको आप सभी लोग अच्छे से समझना। नुसरत खान जो है वो आगे चल करके अभी देखना इस मलिक काफूर के हाथ में मारा भी जाएगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि बताइए 1000 दिनार में कौन खरीदा गया था? तो नुसरत खान। और यकीन मानिए इसको हमारे भारत में हिंदू हिजड़ा भी कहा जाता है। तो ये साथियों एक तरीके से हमारे भारत में क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? 1000 दिनारी। एक सवाल पूछा गया है कि बताइए नुसरत खान की हत्या किसने की है? तो इसी साथियों ध्यान रखना गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर ने, मतलब गुजरात अभियान के बाद में की है, लेकिन मलिक काफूर ने ही साथियों मारा है इसको। मतलब एक तरीके से जिसने खरीदा उसी को साथियों मार दिया गया। ये आप जरूर याद रखना। क्लियर है? आगे चलकर किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़ों पर साथियों जो लगाया जाता था, इसके साथ हुलिया सैनिकों की पहचान की व्यवस्था, यह हमारे भारत में पहली बार साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। घोड़े के साथियों दाएं पुट्ठे पर राजा के एक तरीके से शाही निशान को दाग दिया जाता था। जो शाही निशान होता था इससे पता चल जाता था कि ये किस एक तरीके से सुल्तान का घोड़ा है। भारत में यह व्यवस्था जो है ये लाहौरी घोड़ों से शुरू की गई थी। आप सभी लोग याद रखना, जो लाहौरी घोड़े होते थे उन पर यह व्यवस्था चालू की जाती थी क्योंकि इनके रंग रूप और आकार एक जैसे होते थे। खासकर सेना में ज्यादातर ये लाहौरी घोड़े ही प्रयोग किया करते थे ये सुल्तान लोग। तो इसलिए इस व्यवस्था में ज्यादातर साथियों ध्यान रखना घोड़े जो हैं वो समझ में नहीं आते थे ये किस एक तरीके से अमीर का है, ये किसका नहीं है। तो ये सारी चीजें अलाउद्दीन ने अलग करने के लिए किया था। अगला सवाल देखिए, बताइए एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक, इनमें से यह व्यवस्था किसने शुरू की थी? और साथियों वेतन जो है इन घोड़ों को टंके के रूप में दिया जाता था। जल्दी से बताइए। और जो एक तरीके से ये हमारे भारत में 2 अस्पा और सीएस्पा या अस्पा की व्यवस्था जो शुरू की गई है वो इनमें से किसने शुरू की है? बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जल्दी से बताइए फटाफट। हमारे भारत में 2 अस्पा और सीएस्पा की ये व्यवस्था जो है जिसको हम कहते हैं साथियों 2 घोड़े रखने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाने वाला, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय की ही व्यवस्था थी। इसको आप नोट कर लेना। एक सवाल यहां पर नोट करके डाल लीजिएगा। हमारे भारत में 2 ऐसे शासक रहे, एक तो जहांगीर भी आगे आपको मिलेगा जिसने साथियों ध्यान रखना घोड़ों पर दाग की व्यवस्था शुरू की। अलाउद्दीन ने जो दाग की व्यवस्था शुरू की थी उससे घोड़े की पहचान की जाती थी, ध्यान रखना घोड़े की पहचान। लेकिन जब हम साथियों बात करते हैं जहांगीर के समय की, तो यहां पर साथियों मनसबदार जो है उसके एक तरीके से स्तर की जांच की जाती थी। तो ये आप सभी लोग याद रखना, यहां से मनसबदार का स्तर पता किया जाता था। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। कभी आपसे अगर सवाल पूछा जाता है तो इस पर भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। बताइए नहर निर्माण करने वाला पहला शासक। नहर निर्माण करने का काम सबसे पहली बार भारत में गयासुद्दीन तुगलक ने साथियों किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहली बार साथियों दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किया। यह वही व्यक्ति है जिसका साथियों लकड़ी का भवन गिरने से मृत्यु हो गई थी। बताइए लकड़ी का भवन गिरने से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इसके समय इसका जो बेटा था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, वो वास्तव में निजामुद्दीन औलिया का परम शिष्य कहा जाता था। और औलिया जब बंगाल अभियान पर गया, ये गयासुद्दीन तुगलक था, तो उसी समय से साथियों ध्यान रखना निजामुद्दीन जो औलिया थे उनका कुछ टकराव जो है वो गयासुद्दीन तुगलक से हो गया था। ये बंगाल अभियान से गयासुद्दीन लौट रहा था, उसी समय इसने आदेश दिया था औलिया से कि आप हमको आकर के मिलिए। औलिया ने कहा ठीक है सुल्तान, दिल्ली पहले पहुंचिए तो सही, आपके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, हनुज दिल्ली दूरस्थ। और ऐसे में कहा जाता है कि जहांपनाह नगर, जिसको हम सभी लोग आगे पढ़ेंगे जहांपनाह नगर के रूप में, ध्यान रखना जहांपनाह नगर। साथियों ये दिल्ली का बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अफगानपुर इसको बहुत सारे लोग बोल देते हैं।
साथियों ये सारी चीजें आपको नोट करनी होगी। यहीं पर लकड़ी का भवन जो है वो गिरने से इसकी डेथ हो जाती है। अगला सवाल बताइए, किसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया था? ये जो गज सिकंदरी है इसका प्रचलन भारत में सिकंदर लोदी ने सबसे पहली बार कराया। आगे चल करके इसमें साथियों शेरशाह सूरी ने कुछ नए पॉइंट जोड़े हैं, जैसे कि आप सभी लोग इसके इंच और अंगुल को लेकर के कंफ्यूज होंगे। जब हम सिकंदर लोदी के समय पढ़ते हैं तो 39 इंच जो है उसका साथियों ये पढ़ाया जाता है, जबकि हम गजे सिकंदरी को साथियों जब आगे सिकंदर लोदी के इसके समय पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के समय तो 41 इंच का, यानी 2 अंगुल का कुछ फर्क इंच का आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले हम सवाल पर चलेंगे। बताइए 243 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने साथियों अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से की थी। हरिहर व बुक्का जो हैं उन्होंने साथियों अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से साथियों की थी। हरिहर और बुक्का जो हैं इनके पिता संगम थे, इसीलिए इस वंश को संगम वंश के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप 10th एनसीईआरटी में देखेंगे तो 5 राजवंश आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। 5 राजवंश जो हैं वो आपको विजयनगर में मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले संगम वंश, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, तो आप सभी लोगों को याद रखना होगा संगम वंश जो है वो आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को सालू वंश जो है वो मिल जाएगा। सालू वंश के बाद आपको तुलवा वंश मिल जाएगा, जिसको तालु वंश भी बोल देते हैं। फिर इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में आपको आर्वेडु वंश मिल जाएगा। आर्वेडु चौथा वंश कहा जाता है। और 5वें नंबर पे अंतिम में वाडियार वंश आपको मिल जाएगा। वाडियार वंश मिल जाएगा। चिक्का कृष्णराज का नाम आपने सुना होगा। हमारे यहाँ जब अंग्रेज आ जाते हैं तो इन वाडियार राजाओं को साथियों प्रलोभन देकर के कई सारे काम उल्टे सीधे कराते हैं, जिनमें से आप सभी ने मैसूर साम्राज्य को जब पढ़ा होगा तो टीपू सुल्तान की हत्या के बाद वाडियार राजाओं को ही अंग्रेजों ने सह में ले लिया था, तो ये आप सभी लोगों को याद होगा। 1347 में बहमनी साम्राज्य जो है उसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, तो ये भी आप नोट कर लेना। बताइए इटली का यात्री निकोली कोंती जो था, जो 1420 से 1421 के बीच में भारत की यात्रा करता है, वो इनमें से किसके दरबार में, या विजयनगर की यात्रा जब की उसने तो साथियों इनमें से किसके दरबार में वो आया था? तो 1420 से 21 के बीच में हमारे भारत में देवराय प्रथम जो है, जो कि साथियों विजयनगर साम्राज्य का एक अच्छा शासक कहा जाता है, उसी के समय इसने यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य के जो वर्तमान में आप सभी लोग क्षेत्र देखेंगे वो हम्पी खंडेर में आपको मिलेंगे, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है। तुंगभद्रा, ये आप सभी लोग याद रखना, ये 2 नदियां हैं जो वास्तव में आगे चल करके कृष्णा नदी से मिल जाती हैं, तो इसीलिए कहते हैं ये तुंगभद्रा नदी जो है ये साथियों किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। ये नदी जो तुंगभद्रा है ये भारत के कर्नाटक राज्य में आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको भी आप नोट कर लेना। विजयनगर साम्राज्य जो है मोस्टली आपने ज्यादातर पढ़ा भी होगा, कर्नाटक के क्षेत्र में मिलता है। विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो भाई तुंगभद्रा लगाना, जबकि है वास्तव में यहां ऑप्शन कृष्णा भी, लेकिन कृष्णा की ये सहायक नदियां हैं, तो इनको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, जल्दी से बताइए विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष इनमें से बीजापुर में पाए जाते हैं, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। बड़ौदा तो गुजरात में पड़ता है। साथियों यहां पर आपके हम्पी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खंडहर से क्या मतलब है? खंडहर का मतलब इसके अवशेष हैं, ध्यान रखना, खंडहर का मतलब इसके अवशेष से है, अवशेष। विजयनगर साम्राज्य जो है वास्तव में हमारे महान भारत के साम्राज्यों में से एक था, लेकिन इसके जो शासक रहे उनमें सबसे महान शासक कौन रहा? तो उनमें सबसे महान शासक कृष्णदेवराय, आप सभी लोग पढ़ेंगे कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय वास्तव में साथियों एक तरीके से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबर के समकालीन रह करके, बाबर से युद्ध नहीं किया कोई भी, लेकिन बाबर इनको सबसे महान शासक कहता है। कहता है भारत में मैंने जितने राजाओं से युद्ध लड़ा या जो मेरे समकालीन रहे उनमें सबसे ताकतवर जो है वो कृष्णदेवराय रहे। इन्होंने एक आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ भी लिखा है, जो वास्तव में कई बार पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो आमुक्तमाल्यदा का नाम भी आप सभी लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है? इनके दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान भी रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज भी कहते थे। कृष्णदेवराय इनमें से किसके समकालीन थे? देखो सवाल भी पूछ दिया गया, यही सेम पेपर में आया है, तो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय का अगर आप शासनकाल देखेंगे ना तो 1509 से लेकर 1529 के बीच में आप सभी लोगों को मिलेगा। जो बाबर का चैप्टर है ये भारत में 1526 से शुरू होता है और 1530 तक बाबर भारत में रहता है, तो इन दोनों को आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, बताइए 348 नंबर, हरिहर और बुक्का ने जिस संत से प्रभावित होकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो इनमें से कौन था? तो वो हमारे यहाँ माधव विद्यारण्य जी थे। ये वास्तव में हरिहर और बुक्का को पहले जब एक तरीके से, क्योंकि इनके पिता जो थे वो संगम हिंदू थे, ध्यान रखना, पिता जो थे संगम,
ये कौन थे? तो हिंदू थे। तो ऐसे में साथियों हरिहर और बुक्का शुरुआत में हिंदू थे, लेकिन जब विजयनगर के क्षेत्र या आप ये कह सकते हो दक्षिण में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, तो हरिहर और बुक्का जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, साथियों ध्यान रखना, इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। तो हरिहर व बुक्का जो है वो साथियों क्या बन गए? इस्लाम में स्वीकार कर लेते हैं। बाद में विद्यारण्य ने इन्हें साथियों सबसे पहले हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया, हिंदू धर्म में पुनः वापसी कराई और फिर इसके बाद इनको शासक बनवा दिया। तो इनकी बहुत बड़ी एक तरीके से प्रेरणा थी। रामानुजाचार्य ये भक्ति आंदोलन जो है उसके प्रथम भक्ति संत कहे जाते हैं। भक्ति आंदोलन जो है एक तरीके से इनसे ही माना जाता है स्टार्ट हुआ। अगला सवाल बताइए, मीनाक्षी मंदिर इनमें से आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मीनाक्षी मंदिर जो है ये हमारे यहाँ समय सर्दन जो थे उन्होंने एक तरीके से बनवाया था। समय सर्दन का नाम आपने सुना होगा। ये मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्य वंश के राजाओं के साथियों एक तरीके से समकालीन माना जाता है, या कह सकते हो पांड्य वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। 1190 से लेकर के इस वंश की हमें एक तरीके से या इस मंदिर की हमें जानकारी मिलती है और 1210 में इस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। मतलब 20 वर्ष साथियों इस मंदिर के निर्माण में लगे हैं। मीनाक्षी में आप जानते हैं, पहली बात तो ये समझिए, मीनाक्षी मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में तो रथ मंदिर पाए जाते हैं। मदुरई जो है ये साथियों जानते हैं आप सभी लोग, पांड्य राजाओं की राजधानी हुआ करती थी मदुरई, आपने सबने सुन रखा होगा। यहां पर साथियों हमारे इस मीनाक्षी मंदिर जो है उसके अवशेष एक तरीके से मिलते हैं। तो आप सभी लोग कहां लगाएंगे? तुरंत आप टिक कर देंगे फटाक से, बिना देरी किए हुए जल्दी से बताइए मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मदुरई। यहां पर देखिए आपको मदुरई लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो मदुरई भी कर सकते हैं। ये मदुरई और मदुरई एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को याद रहेगा। बताइए कृष्णदेवराय राजा इनमें से विजयनगर साम्राज्य से थे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे विजयनगर साम्राज्य में तो 5 वंश है, किस वंश से थे? तो ये साथियों तलवा वंश से थे, ध्यान रखना, जिसको तालु वंश भी कहते हैं। ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए चार मीनार का निर्माण। चार मीनार जो है ये साथियों ध्यान रखना हैदराबाद में पड़ती है। पहली बात तो आपको याद रखना होगा, यहां पर जो निजाम हुआ करते थे उनमें साथियों एक कुली कुतुब शाह नाम का साथियों निजाम हुआ है, जिसने इस पूरी चार मीनार जो है उसका निर्माण जो है वो करवाया है। इसमें 4 मीनारें बनी हैं, याद रखना। यह अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जानी जाती है। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है। गोलकुंडा इनमें से कहां पर पड़ता है? गोलकुंडा जो है इसी की खान से प्रताप रुद्रदेव जो थे उनको कोहिनूर हीरा जो है वो प्रथम बार मिला था। वो कोहिनूर हीरा जिसे परांतक मणि के नाम से भी हमारे साथियों भारत में एक तरीके से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी से लेकर के साथियों इसकी कहानी जो है वो प्रताप रुद्रदेव तक आप सभी लोगों ने हमसे पढ़ी होगी। गोलकुंडा जो है यहां पर साथियों आप देखेंगे ये कहां पर पड़ता है? तो मोस्टली आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे हैदराबाद के क्षेत्र में ही पड़ता है। बीजापुर का क्षेत्र अलग हो गया साथियों, ध्यान रखना। आदिल शाह शासक अलग हो गया, मैसूर साम्राज्य तो बाद में बना। आगे हम चलेंगे। बताइए बीजापुर का गोल गुम्बद इनमें से किसने इसको बनवाया था? आदिल शाह प्रथम ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, ताज सन्नेवटा, या इनमें से कोई नहीं। गोल गुम्बद जैसे अलाउद्दीन ने साथियों दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा बनवाया है, गोल है बिल्कुल, वैसे ही मोहम्मद आदिल शाह जो है उसने भी साथियों ध्यान रखना इसको एक तरीके से निर्मित करवाया था। तो मोहम्मद आदिल शाह जो है इसने गोल गुम्बद का निर्माण बीजापुर में कराया है, ध्यान रखना, जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर ये आपको याद रहेगा। बताइए मरमर विधि के गोल गुम्बद का निर्माण इनमें से किस शासक द्वारा करवाया गया? तो इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, या फिरोज शाह द्वारा, मोहम्मद गवा द्वारा। साथियों मोहम्मद गवा जो है अपनी अद्भुत भूख के कारण जाना जाता था। यहां पर आप सभी लोगों को मोहम्मद आदिल शाह ही मिल जाएगा। अगला सवाल बताइए चार मीनार कहां पर है? तो चार मीनार साथियों हैदराबाद में पड़ती है, जिसके भी हमने चर्चा की थी। कुली कुतुब शाह जो है उसने साथियों इसको निर्मित करवाया था। कुतुब शाह जो है उसने इसको निर्मित कराया था। अगला सवाल देखिए जल्दी से, बताइए निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का पहला राजवंश। अभी आपको बताया विजयनगर साम्राज्य में पहली बार संगम वंश आया था, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी। अगर कोई एक ऑप्शन दे दे तो आप हरिहर को लगाइएगा, ठीक है। हरिहर और बुक्का जो है दोनों सगे भाई थे, इन्होंने ही की थी। संगम के बाद शालू वंश दूसरा वंश कहा जाता है, और आर्वेडु वंश इसका साथियों ध्यान रखना आगे चल के मिलेगा। तीसरा वंश आपको तुलवा, चौथा आर्वेडु और पांचवा वाडियार। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो है वो तेलुगु के 8 बड़े विद्वान कहे जाते थे, जिनको 8 तेलुगु के कवि कहे जाते थे। साथियों तेलुगु के विद्वानों को श्रेय देने के कारण, प्रश्रय देने के कारण ये बहुत चर्चित एक तरीके से मुद्दा रहा। जैसे कि आपने अष्ट प्रधान सुना होगा, साथियों सुना है
अष्टप्रधान क्या थे? तो ये शिवाजी के दरबार में साथियों 8 मंत्री जो थे उनको अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। शिवाजी के दरबार में थे तो शिवाजी से इनका एक तरीके से नाम जुड़ा है। इसी तरीके से हमारे भारत में नवरत्न आपको मिलेंगे। नवरत्न आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हैं उनके भी समय के मिलेंगे, जो कि विद्वानों की एक सूची थी। इसके बाद अकबर के समय राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके समय भी नवरत्न देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों आपको याद रहेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है इनमें से कौन था? शहाबुद्दीन साथियों शाह, शमशुद्दीन शाह, सिकंदर बुस्सिकन, हैदराबादी, जैनुल आबेदीन। कश्मीर का अकबर इसलिए कहते थे क्योंकि कश्मीर में इसने जजिया कर को रोक दिया था। तो बताइए कौन सा व्यक्ति था जिसने जजिया कर समाप्त कर दिया? जजिया कर कश्मीर में एक तरीके से समाप्त किया था, पूरे भारत में तो नहीं किया था, कश्मीर में। तो कश्मीर में इसने समाप्त किया, साथ में जजिया कर के साथ साथ इसने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसीलिए इसको कश्मीर का साथियों अकबर भी कह देते हैं, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। कश्मीर में साथियों जो आप सभी लोग केसर की खेती सुनते हैं, वाह भाई वाह, केसर की खेती ध्यान रखना बहुत जरूरत लगती है। हमारे यहाँ आजकल मसाले इत्यादि में आपने सुना होगा, खासकर जो गुटखा उटका बनाते नहीं, वो लिखते नहीं केसर, दाने दाने में केसर का स्वाद, वाह कितनी बढ़िया बात। इसके बाद जो पश्मीना शॉल आप पढ़ते हैं, नाम तो सुना होगा ना, पश्मीना बकरी पाई जाती है यहाँ पर। तो विशेषता साथियों ध्यान रखना, पश्मीना शॉल का एक तरीके से निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेना। ये साथियों जैनुल आबेदीन जो है ये काफी उदार व्यक्तित्व में था, हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराता है, ये सारे काम इसी ने कराए हैं। बताइए जो कृष्णदेवराय थे उनका राजकवि इनमें से कौन था? राजकवि पेडुन्ना, टिम्मया या तेनालीराम, बताइए इनमें से कौन था? आपने सुना होगा उत्तर भारत में अकबर के दरबार में बीरबल रहा करते थे। बीरबल अपने हंसी मजाक और बाकी चीजों के लिए जाने जाते थे। इसी तरीके से दक्षिण भारत में तेनालीराम जो हैं वो भी काम किया करते थे। लेकिन अगर हम राजकवि की बात करें कृष्णदेवराय की, जो कि साथियों अकबर के समकालीन 1509 से लेकर 1529 तक राज करते हैं, बाबर के समकालीन थे। साथियों ये पेडुन्ना नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने राजकवि की भूमिका निभाई। इनकी एक किताब है जिसको हम दिग्वर्ण कहते हैं, ध्यान रखना दिग्वर्ण कहते हैं। साथियों ये इन्होंने एक किताब भी लिखी है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये पहली भारत की ऐसी किताब है, ध्यान रखना पहली, साथियों ध्यान रखना पहली तेलुगु भाषा की किताब, ऐसे लिखिएगा तेलुगी किताब है, ध्यान रखना तेलुगु किताब है, ध्यान रखना, जिसमें राजवंशों का विवरण दिया गया है। तो राजवंश जो है उनका साथियों विवरण दिया गया है, और इस पूरे विवरण के कारण हमारे भारत में एक किताब जो है वो फेमस हो जाती है। कृष्णदेवराय के दरबार में पेडन्ना राजकवि की भूमिका निभाते हैं। बताइए विजयनगर किस शासक को आंध्र पितामह, आंध्र भोज ऐसे शब्दों से सम्मानित किया गया है? साथियों कृष्णदेवराय को, या देवराय प्रथम को, देवराय द्वितीय को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में सबसे महान शासकों में विजयनगर के कृष्णदेवराय ही आते हैं। तो कृष्णदेवराय को ही साथियों ये विभूति जो है या ये सम्मान जो है वो एक तरीके से प्राप्त है, आप सभी लोग याद रखना। बताइए अहमदाबाद की स्थापना इनमें से किसने की थी? अहमदाबाद जिसको पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योगों के कारण इसका एक तरीके से काफी नाम जो है वो पूरे विश्व में है। अहमदाबाद जिसके बारे में आप सभी लोग गांधी जी के आंदोलनों में भी पढ़ चुके हैं। अहमद शाह प्रथम नाम का जो व्यक्ति था उसी ने इसकी स्थापना जो है ये भारत में करवाई थी। अहमदाबाद जब आप पढ़ें तो इसे भारत का मैनचेस्टर भी कह दें, ध्यान रखना भारत का मैनचेस्टर। याद रखना अगर उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कोयंबटूर की बात करना। अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी कॉटन पॉलिस किसको कहते हैं, तो कॉटन पॉलिस के नाम से भारत में आप सभी लोग याद रखना किसको जानते हैं, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी कॉटन पॉलिस मुंबई को कहते हैं। पहले इसी को बॉम्बे कहते थे, लेकिन 1960 में बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करके 2 नए राज्य बना दिए गए। तो ये साथियों अब आप सभी लोगों को एक में ही पढ़ना होगा। अगला सवाल 262 नंबर, महमूद बेगड़ा अपनी अद्भुत भूख के कारण जाना जाता था। ये वही बिगड़ा हुआ शासक है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके राज्य के लोग इसकी अद्भुत भूख के कारण साथियों इसको अपने यहां निमंत्रण नहीं देते थे, बहुत खाता था। मतलब ऐसा व्यक्ति है जो गुजरात के क्षेत्र में एक तरीके से त्रासदी मचा दी थी। मतलब ये नाम ही है बेगड़ा, अपनी अद्भुत क्षुधा के कारण जाना जाने वाला व्यक्ति कौन था? सब राजाओं में कोई ना कोई विशेषता होती है ना,
तो ये अद्भुत अपनी क्षुधा या भूख के कारण साथियों जाना जाता था। बेगड़ा, ध्यान रखना है, गुजरात का व्यक्ति था, गुजरात का शासक था। आगे हम चलेंगे। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? बहमनी साम्राज्य जो है उसको स्थापित किसने कराया है? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने साथियों इसको स्थापित कराया है। लेकिन जो महमूद गवा है, ध्यान रखना, ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ये बहमनी साम्राज्य को चरम पर पहुंचाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। किसने की है? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है उसने साथियों की है। हसन बहमन शाह ने की है, बहमन शाह। साथियों ये जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना अमीरान सदा नियुक्त किया था। अमीरान ए सदा जो है वो नियुक्त किया था, अमीरान ए सदा नियुक्त किया था। सदा, सदा नियुक्त करने का मतलब जानते हैं क्या? एक पूरी तरीके से कह सकते हो दक्कन का नियंत्रण स्थापित करने वाला व्यक्ति, और उसी ने गद्दारी कर दी कमजोर स्थिति मोहम्मद तुगलक की देख करके। अगला सवाल है 264 नंबर, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? साथियों अगर हम महाराष्ट्र में भक्ति की बात करें तो ज्ञानेश्वर आप लगाइएगा। बताइए महाराष्ट्र में भक्ति का प्रवर्तक तो संत ज्ञानेश्वर को प्रथम संत कहा गया है। लेकिन हमारे पूरे भारत में अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य को ही आप लगाइएगा। इन्हीं के साथियों एक तरीके से प्रेरणा से उत्तर भारत में रामानंद जो है वो भक्ति को लाते हैं। तो उत्तर भारत में आप सभी लोग याद रखना भक्ति को कौन लाया? तो रामानंद लाते हैं। तो रामानंद तो वैसे ही नहीं हो सकते थे। बताइए कबीर का इनमें से गुरु कौन था? कबीर की हम बात करें इनमें से साथियों, चन्ना की बात करें साथियों, ध्यान रखना है इन सभी के अगर हम गुरुओं की बात करें, रैदास की भी, तो ये सभी के गुरु जो हैं वो रामानंद हैं। रामानंद जो है इन्होंने प्रयाग में अपनी पीठ बनाई है, प्रयाग में अपनी पीठ बनाई है और इसको नाम दिया है रामानंदी संप्रदाय। साथियों अगर आपसे कोई पूछे बताइए रामानंदी संप्रदाय जो है उसको किसने स्थापित कराया है? तो रामानंद ने ही स्थापित कराया प्रयागराज में। बताइए हमारे भारत में जो ये राम नाम का मंत्र है, लोग सुनते नहीं राम नाम का मंत्र, राम नाम का मंत्र जो राम राम बोलते हो आप सभी लोग, ये इन्होंने ही साथियों दिया है। लोगों को कहा कि राम राम किया करिए, तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए गीत गोविंद का रचयिता इनमें से कौन था? गीत गोविंद जो है ये घटना है हमारे भारत के बंगाल के एक शासक लक्ष्मण सेन के दरबार, लक्ष्मण सेन नाम के राजा थे, आपने नाम सुना होगा लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन जो है ये सेन वंश के बड़े प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। कुल 24 युद्धों में 23 युद्धों में इन्होंने खुद साथियों एक तरीके से विजय प्राप्त की थी। एक ही युद्ध ये अपने जीवन काल में हारे और वो था गौरी का युद्ध। गौरी से जब इनकी युद्ध होता है तो इनके मतलब विवरण ऐसे कहते हैं इतिहास के कि इनके साथ गौरी ने चीट किया है। घोड़े के व्यापारी बनकर के राज्य में प्रवेश किया, राजधानी में प्रवेश किया और बाद में अचानक से राजधानी पर हमला बोल देते हैं। गीत गोविंद का जो लेखक है वो जयदेव नाम का व्यक्ति है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लेखक कौन है, तो जयदेव है, जिसने याद रखना भगवान कृष्ण के ऊपर गीत लिखे हैं। ये जयदेव का जो ग्रंथ है इसमें भगवान कृष्ण के बारे में याद रखना, क्योंकि कृष्ण के उपासक थे तो कृष्ण के बारे में वर्णन किया है इन्होंने। तो आप सभी लोग याद रखना बंगाल का विजय अभियान जो है वो गौरी ने लक्ष्मण सेन के समय किया था। 1204 में ये फाइनल हो गया था। 1202 से लेकर 2 से 4 तक याद रखना, मतलब पहली बार 1202 में आक्रमण किया, सफलता नहीं मिली, बार बार करता रहा और 1204 में छल कपट करके उसने साथियों आखिरकार जीत ही लिया। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला सवाल, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले पहले आचार्य इनमें से कौन थे? तो अब इनमें से रामानुजाचार्य को ही आप लगाएंगे, क्योंकि भक्ति का दार्शनिक आधार यानी फिलोसोफर वे जो है वो इन्होंने ही एक तरीके से तैयार किया था। अगला सवाल देखिए, बताइए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ इनमें से, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ये अलवार नैनार संतों से हुआ है, सूफी संतों से हुआ है, सूरदास से हुआ है, तुलसीदास से हुआ है। हमारे भारत में भक्ति आंदोलन जो है इसका प्रारंभ अलवार और नैनार संतों से हुआ है। अगर हम अलवार की बात करें तो साथियों इनकी संख्या कुल 12 है और भगवान विष्णु के एक तरीके से उपासक कहे जाते हैं। यदि हम नैनार की बात करें तो नैनार जो है इनकी संख्या 63 है और ये भगवान शिव के उपासक हैं। शिव के उपासकों की वैसे भी साथियों ध्यान रखना एक तरीके से संख्या ज्यादा ही रहती है। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगले हम सवाल पर चलेंगे, बताइए बीजक इनमें से, साखी शपथ रमैनी बीजक ये सब कबीरदास जी की रचनाएं हैं। आप सभी लोग याद रखना, तो आप लिख सकते हैं। साथियों कबीरदास जी की वैसे भी साथियों भाषा कैसी है, एक तरीके से पंचमेल खिचड़ी जैसी है। ध्यान रखना कबीरदास जो है ये भारत में सिकंदर लोदी नाम के एक शासक हुए हैं, जिनका इतिहास 1489 से लेकर के हम सभी लोग 1489 से लेकर 1517 तक पढ़ते हैं।
साथियों सिकंदर लोदी के समकालीन कहे जाते हैं। सिकंदर लोदी से इनका टकराव हो गया था। आप सभी लोग जानते हैं सिकंदर लोदी के जो फाइनेंशियल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, जिनको हम गज कहते थे, गज, उनको एक ऐसी चिढ़न थी कबीरदास से कि वो अपने आप को हाथी के समान बलशाली मानते थे। विचारधारा में कबीरदास जी को एक तरीके से, कबीर को साथियों एक तरीके से भगवान नहीं मानते थे, और भगवान मानना ही क्यों, आम इंसान की तरह वो दिखते थे, लेकिन उनके काम ऐसे थे जो भगवान से कम नहीं थे। गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए काम करना। ये बात उसने साथियों जाकर के गज ने अपने राजा सिकंदर से बताई, सुल्तान से। तो सुल्तान ने कबीर को बंदी बना लिया और राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कहा यदि तुम में शक्ति है और तुम ऐसी कोई रखते हो, मतलब एक तरीके से शक्ति, तो इस मृत गाय को जीवित करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा देंगे। ऐसे में सिकंदर लोदी जो है उसके आदेश का पालन करते हुए उन्होंने एक छड़ी उठाई और मृत गाय को जीवित कर दिया। अब सिकंदर लोदी भी फैन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि जब इनकी मृत्यु हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं, इनकी मृत्यु पर हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद चल रहा था। मुस्लिम जो है वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये मुस्लिम है, जबकि वास्तव में कबीरदास जी किसी धर्म मजहब को नहीं मानते थे। कबीरदास जी का पालन पोषण भी साथियों ध्यान रखना एक निम्न जाति के जुलाहा दंपति ने किया था। तो इस वजह से साथियों मुस्लिम कहना प्रॉपर ये तो ठीक नहीं था। तो इसी वजह से साथियों इसको आज भी आप देखते होंगे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इनमें समान आस्थाएं रखते हैं। बताइए शिवाजी का आध्यात्मिक इनमें से गुरु कौन था? शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु इनमें से कौन था? समर्थ गुरु रामदास जी का नाम वैसे तो सब जानते होंगे रामदास जी के बारे में। जीजाबाई जो है, जीजाबाई जो कि साथियों ध्यान रखना शिवाजी की माताजी थी जीजाबाई, वो भी इनमें बड़ा विश्वास करती थी। समर्थ गुरु रामदास, साथियों जीजाबाई भी इनमें बहुत विश्वास करती थी। शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ है। शिवनेरी का दुर्ग जो है माता दुर्गा का मंदिर था, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया था शिवनेरी, और शिवाजी इसी से नाम पड़ गया था। गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ है, जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत ने यहाँ पर एक कॉरिडोर का निर्माण करने की बड़ी एक तरीके से मेहनत करी और किया भी। तो आप सभी लोग याद रखना, सबका मालिक एक है, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, ऐसा कहने वाले सबका मालिक एक है, ये साथियों नानक देव जी ही थे। सबका मालिक एक है, ध्यान रखना एक है। अगला सवाल देखिए, बताइए सिख धर्म का संस्थापक तो नानक देव जी को ही मानते हैं। आगे चल करके 1539 में इनका साथियों ध्यान रखना देहांत हो जाता है। साथियों आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए चैतन्य महाप्रभु, साथियों ये वैसे तो असम राज्य के बड़े प्रमुख संत में से एक तरीके से आते थे, तो आप सभी लोग लगा लेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं इन्होंने धार्मिक विचारों में, कुछ मामलों में ध्यान रखना, धार्मिक विचारों में उत्तर पूर्व के राज्यों को एक तरीके से जोड़ा है भारत से। तो ये आप सभी लोग याद रखना। बताइए भारत में चिश्ती सिलसिले को इनमें से किसने स्थापित किया? भारत में सबसे पहले चिश्ती के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत में जब आए थे तो उस समय भारत में किसका राज चल रहा था? देखो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, क्योंकि चिश्ती और ये धार्मिक आंदोलन नहीं आप पढ़ते हैं, अमूमन आप छोड़ देते हैं। लेकिन जितने भी अभी तक प्रश्न आपके पेपर में आए हैं प्रीवियस ईयर में, साथियों किस पेपर में, जैसे कांस्टेबल में आए, जैसे कि होम एसआई में आए, या उसके पैरेलल यूपी SSC के किसी एग्जाम में आए, तो मैंने उन सभी का कलेक्शन एक साथ एक जगह पर रख दिया और कुछ नहीं किया है। और आपको अगर लग रहा है कि ये सवाल भी आपको कठिन लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको इससे सरल सवाल मिलेंगे। कुछ नया आप सभी लोग ट्राई कर रहे हो लगातार कि नहीं यार हम नया पढ़ ले। जो प्रीवियस ईयर में आए उनसे एक बार अनुमान तो लगाओ कि सवाल कैसे बनते हैं। सबसे पहला है, भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किसने किया? तो हमारे भारत में साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इन्होंने अपनी अजमेर में खानका बनवाई। मरने के बाद साथियों जहां पर दफन किया जाता था उस जगह को अजमेर में इन्होंने साथियों इसकी नींव रखी। 1192 में जब भारत में गौरी आक्रमण करने आया था, तो उसी गौरी के साथ ये भारत में आ गए थे। आप सभी लोग नोट कर लेंगे। औलिया की जो मजार है या औलिया की जो खानका है वो दिल्ली में पड़ती है, और सलीम चिश्ती जो हैं ये फतेहपुर सीकरी में एक तरीके से विराजमान है। फतेहपुर सीकरी जो है वहां पर मिलेंगे। 275 सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः इनमें से संबंधित था, इस्लामिक विचारधारा से साथियों संबंधित था। इनके मूल में साथियों ध्यान रखना वो सफा की पहाड़ियां थी जिनसे इनका उदय हुआ था। सफा की पहाड़ी में शुद्ध जीवन जीने के कारण इनको सूफी कहा जाता था। ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। बताइए भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? तो ये मिली थी चिश्ती सिलसिले को ही सबसे ज्यादा एक तरीके से लोकप्रियता मिली, जिसकी मुख्य पीठ अजमेर में आपको मिलेगी। बताइए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया
निम्नलिखित में से किस सुल्तान से औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? एक सवाल ये आता है और दूसरा ये आता है, बताइए वो कौन सा सुल्तान था जिसके लिए औलिया ने कहा था कि मेरे घर के साथियों अनेक दरवाजे, 1000 दरवाजे हैं, ऐसा कह करके। तो औलिया जो हैं उन्होंने साथियों अलाउद्दीन के दरबार में जाने से मना किया था। अलाउद्दीन के दरबार में जाने से मना किया, दरबार में जाने से मना किया, ध्यान रखना, जाने से मना, याद रखना, इन्होंने मना कर दिया था और कहा था 1000 दरवाजे हैं, 1000 दरवाजे हैं मेरे घर में, ध्यान रखना, दरवाजे हैं। आप किसी से आ सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता आपके यहां। सवाल जबकि कह रहा है कि सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको आप जरूर याद रखना। किससे भाई साहब? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से ही मना कर दिया था। ये आप सभी लोग नोट कर लेना। ये वो व्यक्ति था जो 1290 से लेकर 1296, दोनों सवाल अलग अलग हैं, आप ध्यान रखना। और अलाउद्दीन ने किसके दरबार में जाने से मना किया? तो अलाउद्दीन के दरबार में जाने से मना किया था औलिया ने। जबकि मिलने से किसके लिए मना करते हैं? तो वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए प्रसिद्ध सूफी संत जो थे जिनका नाम सलीम चिश्ती है, वो कहां पर रहते थे? तो ये अकबर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अकबर इनमें बड़ी आस्था रखता था और अपने बेटे का जब जन्म होता है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है जन्म हुआ है, तो उसने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अगला सवाल देखिए, बताइए किस सूफी संत को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला साथियों कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ही कहते हैं बख्तियार काकी, हमने आपको पढ़ाया भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनमें बड़ी आस्था रखता है, ऐबक जो है बड़ी आस्था रखता है और ऐबक ने इन्हीं की याद में साथियों जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार जो है ना, वो आप सभी लोगों को याद रखना है, उसकी नींव इन्हीं की याद में रखी गई है, यह आपको याद होगा। अगला सवाल देखिए, बताइए किस सूफी संत ने कहा था हनुज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात सुल्तान तुम्हारे लिए दिल्ली अभी दूर है? तो ये साथियों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया एक ऐसे सूफी संत थे जो साथियों अमीर खुसरो के गुरु भी हैं। आगे हम चलें अगले सवाल पर, थोड़ा सा रिवीजन फास्ट करते हैं, इसीलिए सवालों की संख्या साथियों 80 हो चुकी है। हम सभी लोगों को साथियों ज्यादा से ज्यादा मेडिवल को रिवाइज करना है। मोस्टली मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखे हैं, इस वजह से आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि इन टॉपिक्स में कोई सवाल आपके फंसेंगे, है ना। और माफी चाहूंगा, बल्कि मैं आपको सवाल करा रहा हूं, आपको ऐसे ही पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बताइए किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो बिहार रहा था? जब आप सूफी संतों को पढ़ेंगे तो सूफी अपनी शुद्ध विचारधारा अर्थात सफा जीवन जीने के कारण जाने जाते थे। इनमें से साथियों ध्यान रखना है, ज्यादातर सूफी जो हैं वो इस्लामिक परंपरा को मानते थे, जिनमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो एक तरीके से अपनी विचारधारा को रखते थे। इनमें से बिहार का केंद्र जो है, इनमें से किस साथियों एक तरीके से सूफी कह सकते हो परंपरा का मुख्य केंद्र जो है वो बिहार रहा था? तो वो साथियों फिरदौसी एक तरीके से सिलसिला था। ये वैसे सिलसिले सूफी संतों के ही एक तरीके से प्रभावी क्षेत्रों को कहा जाता था। तो जो साथियों आपके सामने फिरदौसी सिलसिला था उसको आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, बताइए मुगल काल में 1526 से लेकर के बाबर ने जिस वंश की स्थापना की साथियों उसका नाम क्या है? तो मुगल वंश है। और उनमें से साथियों ये पूछ रहा है, बताइए कौन से वंश को उसने हराया था? सवाल आपके सामने है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य जो है उसकी नींव जो है वो रखी थी? तो इनमें से जिस साम्राज्य को, जिस वंश को उसने पराजित किया है उसका साथियों नाम आप सभी लोग थे भैया, जल्दी से बताइए उस्ताद, जल्दी से बताइए। दूसरा साथियों अगर आपसे कोई पूछे जल्दी से बताइए, इनमें से कौन बाबर का मुख्य रूप से बंदूकची कहा जाता था? बंदूकची, बंदूकची कौन था? जल्दी से बताइए। इसके साथ में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश जो है इसकी नींव पड़ जाती है। मुगल वंश जो है वो एक तरीके से नींव पड़ जाती है। जल्दी से बताइए कौन था? अरे उस्ताद अहमद लाहौरी, आपको याद होगा कौन थे? इन्होंने साथियों ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। उस्ताद इंशा खान जो थे उन्होंने साथियों ताजमहल की एक तरीके से ईंट रखी थी पहली बार। जल्दी से बताइए मुख्य तोपची कौन था और बंदूकची कौन था? जल्दी से बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया था?
खानवा का युद्ध बाबर ने 1527 में राणा सांगा को या संग्राम सिंह को एक तरीके से पराजित करते समय किया था। राणा संग्राम सिंह जो हैं उनको एक तरीके से, जिनको राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उनको एक तरीके से हराते समय लड़ा था। आप सभी लोगों को याद होगा राणा सांगा की इसमें हार हो गई थी। गागरा का युद्ध जो है ये साथियों 1529 में लड़ा गया था, जिस युद्ध में बाबर ने जल और थल दोनों में साथियों युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध जिसमें पहली बार तुलगमा नीति का प्रयोग किया, आप सभी लोगों को याद होगा, इब्राहिम जो था उसको हराया था। बताइए भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग इनमें से किसने किया? दिए गए ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने। तो अब आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, बाबर ने ही सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग भारत में किया था और पानीपत का युद्ध। बताइए भारत में जीटी रोड का निर्माण इनमें से किसके समय हुआ? तो भारत में 4 ऐसे रोड बनवाए गए थे, जिनमें एक सबसे प्रमुख था जिसको सड़क ए आजम के नाम से जानते थे। सड़क ए आजम के नाम से इनमें से कौन सा रोड जाना जाता था? तो जीटी रोड को जानते थे। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड कहते हैं, इसको शेरशाह ने बनवाया था। आगे चल करके लॉर्ड ऑकलैंड का नाम आपने सुना होगा। ऑकलैंड ने जीटी रोड जो है अंग्रेजों के समय, साथियों ध्यान रखना, पुनर्निर्मित करवाया है। तो उसका भी श्रेय एक तरीके से आप सभी लोग जरूर याद रखें। बताइए हमारे यहाँ गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का साथियों निर्माण कराया था। तो यहाँ पर आपसे याद रखना होगा कि ये जो बुलंद दरवाजा आपको मिलता है, ये गुजरात विजय के ही साथियों उपलक्ष्य में कराया गया था। गुजरात विजय जो है ये अकबर के समय की बड़ी प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी, जो 1500 साथियों लगभग 71-72 के वर्ष में पूरी की गई थी। इसका नेतृत्व जो है वो रहीम दास कर रहे थे। मतलब जो गुजरात विजय की गई थी उसका नेतृत्व जो है वो किसे दिया गया था? तो रहीम दास को दिया गया था। रहीम दास को इसी उपलक्ष्य में खाने खाना की उपाधि भी दी गई थी। खाने खाना की उपाधि रहीम दास जो थे इनके मूल पिता बैरम खान को भी दी गई थी और इनको भी दी गई थी। बताइए आईने अकबरी ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रचना जो है ये अबुल फजल की है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। साथियों अबुल फजल ने आईने अकबरी जो है वो रचना लिखी है। आईने अकबरी जो है इसको जब आप पढ़ेंगे तो साथियों एक किताब है जिसको हम सभी लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं। अकबरनामा जो है इसके 3 अध्याय आपको मिलेंगे। पहला अध्याय जो अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है, जो अकबर के पूर्वज रहे। दूसरे अध्याय में जब आप जाएंगे तो अकबर का साथियों 1601 तक का पूरा विजय अभियान जो है उसके बारे में बताता है। अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में बताता है। इसके बाद अकबर के साथियों प्रशासन, राजस्व, सैन्य इत्यादि के बारे में तीसरा विवरण है जो आईने अकबरी में मिलता है। तो आईने अकबरी जो है ये साथियों अकबरनामा की पूरी आत्मा कही जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, तो अगर आपसे कोई पूछे अकबरनामा जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है या उसकी आत्मा किसको कहते हैं, तो तीसरे अध्याय को ही आईने अकबरी को कहते हैं। अगला सवाल देखिए 290 नंबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई जिसको अप्रैल साथियों 1556 में लड़ा गया था, इनमें से किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था जिसको हेमू कहते थे। हेमू जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे, हेमू कहते थे। ये रेवाड़ी हरियाणा के पास का नमक का व्यापारी था जो शुरुआत में इस्लाम शाह के समय, साथियों ध्यान रखना, नमक का व्यापारी था। इस्लाम शाह के समय राजकीय सेवा में अच्छे पदों पर आ गया और इसने साथियों ध्यान रखना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। जब दिल्ली की गद्दी को खाली देखता है, हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक तरीके से बुरा वक्त आता है तो ऐसे ही आता है। एक आंख में तीर लग गया था। आंख में तीर लगा, जैसे ही आंख में तीर, साथियों ध्यान रखना, वैसे ही हेमू जो है वो एक तरीके से युद्ध में पराजित हो जाता है। अगला सवाल देखिए। बताइए दीन-ए इलाही नया एक धर्म इनमें से किसने शुरू किया? तो यह अकबर ने शुरू किया था। हालांकि इस दीन-ए इलाही धर्म को कुल 18 दरबारियों ने स्वीकार किया है, जिसमें से एक, साथियों ध्यान रखना, हिंदू के रूप में बीरबल भी थे। याद रखना इसमें होता क्या था, लोगों को मांसाहार का एक तरीके से जो सेवन होता था वो छोड़ना पड़ता था। अग्नि और सूर्य की पूजा करनी होती थी। इसके साथ साथ में साथियों एक विवाह करना, ये सारे नियम बनाए गए थे। दीन-ए इलाही को जो लोग नहीं स्वीकार कर सकते थे वो थे कसाई, मछुआरे। ये सारे लोग इनको स्वीकार नहीं कर सकते थे। अकबर की ये सुलह कुल की नीति का एक साथियों हिस्सा था। बताइए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया है? मनसबदारी प्रणाली जो है ये मुगल प्रशासन में हमारे भारत में मनसब शब्द से निकलकर आई। ये मनसब का अर्थ होता था साथियों ओहदा या पदवी। मनसब का अर्थ क्या होता था? तो ओहदा या पदवी होती थी। ओहदा या
पदवी होती थी, ध्यान रखना पदवी। और इसको आप सभी लोग याद रखना, हमारे भारत में किसने शुरू किया है? तो अकबर जैसे बादशाह ने शुरू किया है। क्लियर है? तो किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू। तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है, मनसब या ओहदा नामक जो एक तरीके से पद था वो शुरू किया था। ये मनसबदारी व्यवस्था वास्तव में जिसको कहते हैं ना योग्य अच्छे एक तरीके से लोगों को अकबर ने ढूंढने के लिए शुरू की थी कि भैया जो लोग राज दरबार में एक तरीके से अकबर के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, साथ में युद्ध इत्यादि लड़ सकेंगे अकबर के लिए, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी मिल गए अकबर को जो भारत में साथियों उसके लिए जान निछावर करते थे। और उससे लालच में साथियों उन्होंने अपना काम भी बहुत अच्छे से एक तरीके से पूरा किया। इनमें से मानसिंह जैसे लोग बहुत ज्यादा आप सभी लोगों को मिलेंगे। मानसिंह जो है इनको शुरुआत में 5,000 का मनसब दिया गया था, जो कि वास्तव में किसी राजकुमार इत्यादि को ही दिया जाता था, राजा इत्यादि के बेटे को। जब जब ये मनसब का साथियों पद 5,000 जैसे जैसे मान लो दिया जाने लगा, तो ये स्तर जो है वो राजकुमारों वाला आ गया, जो मुगल दरबार में राजकुमार थे उनको मिलता था। अभी अकबर ने इसका स्तर बढ़ा करके फिर राजकुमारों के लिए 7,000 कर दिया था। इतिहास में अब तक सबसे बड़ा मनसब जो है वो दारा सिकोह को दिया गया 60,000 का। कुल मिलाकर कुछ चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर के समय जब आप देखेंगे तो साथियों ध्यान रखना 5,000 से ऊपर के जो मनसब थे वो राजकुमारों को ही दिए जाते थे, लेकिन अकबर ने बाद में इसका दर्जा बढ़ाकर फिर 7,000, क्योंकि जब मानसिंह को 5,000 का दे दिया तो फिर ये 7,000 का कर दिया था। जहांगीर के समय साथियों ये ओहदा जो पद था वो साथियों और धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी चर्चा शाहजहां के समय हुई। सबसे ऊंचा मनसब जो है वो शाहजहां ने 60,000 का 60K का दारा सिकोह को जो है वो साथियों दिया था। दारा सिकोह थोड़ा सा ठीक ठाक व्यक्ति था, लेकिन ज्यादा दिन रहा ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। अब इसके बाद साथियों ध्यान रखना हमारे भारत में औरंगजेब का चैप्टर आता है। औरंगजेब जो है उसने सबसे ज्यादा साथियों ध्यान रखना मनसबदारों की नियुक्ति की। 11,456 मनसबदार उसके समय इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे। बताइए अपने काल के दो महान संगीतज्ञ जिनमें हम सभी लोग साथियों ध्यान रखना तानसेन को कहते हैं, किसके दरबार में थे? शुरुआत में तो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे, लेकिन जैसे ही रामचंद्र बघेल का क्षेत्र जो है वो अकबर के साथियों एरिया में आया, रामचंद्र बघेल से अकबर ने इनको छीन लिया था। ये कहानी बहुत बड़ी है, मुझे सिर्फ इतना सा बताना है कि रामचंद्र बघेल ने यह कहा था कि आप मेरी जागीर ले लीजिए रीवा की, लेकिन तानसेन को मत ले जाइए। तो रीवा के राजा की शर्त को अकबर ने नकार दिया था, कहा नहीं ले तो तानसेन को ही जाएंगे। और आखिरकार साथियों भारत में जो महान संगीतज्ञ तानसेन है उनको ले आए। अभी तक इतिहासकारों के बारे में आप पढ़ते आ रहे थे, एक इतिहासकार हैं स्मिथ, जिन्होंने कहा है भारत में इनसे बड़ा अभी तक कोई संगीतज्ञ ही नहीं हुआ। तो भारत का सबसे महान संगीतज्ञ इनको कहा। इन्होंने ही साथियों बादल राग, ध्रुपद राग, मेघ मल्हार, मियां की टोनी जैसे अनगिनत रागों की रचना की। जो तानसेन है इनकी मृत्यु साथियों ग्वालियर में हुई और वहीं ग्वालियर में इनका मकबरा बना दिया गया। वर्तमान में साथियों हर साल हुमायूं जो है वो ठीक होने लगा और बाबर बीमार होने लगा, तो गुलबन के बेगम कहती है ऐसा नहीं था। बाबर की जो मृत्यु है वो साथियों इब्राहिम की माता के जहर देने से हुई है, ऐसा साथियों उसने बताया है। कोई बात नहीं, आगे हम चलेंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? हमारे भारत में बहादुर शाह द्वितीय, जिनको हम सभी लोग जफर के उपनाम से जानते हैं, जफर उपनाम के नाम से जानते हैं, यही साथियों ध्यान रखना अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाने गए हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने साथियों कब से, तो आप सभी लोग याद रखना भैया, नोट कर लेना। बताइए जफर ने कब से राज किया था? तो 1837 से लेकर 1857 के बीच में एक तरीके से राज किया है। कब तक राज किया है? 1857 के बीच में। क्लियर है? 1857 की क्रांति में इन्होंने ही एक तरीके से क्या किया था, भारत में जो सैनिक गए थे मेरठ से उनका नेतृत्व किया था। मुबायन, जिसको मुस्लिम कानूनों की एक तरीके से किताब कहते हैं, बाबर ने इसको लिखवाया था। बताइए जन्मदाता ने अपनी तुजुक ए बाबरी में किस भाषा में इसका विवरण दिया है? पहली बात तो याद रखना ये मुस्लिम कानूनों की किताब है, ध्यान रखना, मतलब ये कानून से संबंधित है। साथियों ध्यान रखना इनमें किस भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है ये आप सभी लोग बताइएगा। क्लियर है? तो जल्दी से बताइए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस किताब को लिख लीजिए और होमवर्क में इसका आंसर जो है हमें क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा।
साथियों ये पूरी की पूरी जो आपको आज की क्लास दी गई है उसमें मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 1556 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई, बाबर से कौन पराजित हुआ था, ये आप सभी लोग होमवर्क में डाल लेंगे, है ना। और लास्ट आज की क्लास का होमवर्क का सवाल आपके सामने है, शेरशाह सूरी का मकबरा इनमें से कहां पर है, जिसे साथियों ध्यान रखना झील में बनाया गया है तो झील वाला मकबरा भी पूछ देता है। तो बताइए झील वाला मकबरा कहां पर पड़ता है, झील वाला मकबरा जो है वो कहां पर पड़ता है। तो ये तीनों सवाल आप सभी लोग आज की क्लास में होमवर्क में ले लीजिएगा। बाकी आज की क्लास के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आप में से जो भी बच्चा अभी तक हमारे होम गार्ड के अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़ा है, जल्दी से जुड़ जाइए। ये अंतिम प्रयास बैच जो है इसमें आपको फ्लो चार्ट में किताबें मिल रही हैं पीडीएफ के फॉर्म में, कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की क्लासेज हैं, डेली 6-7 घंटे आपको क्लास मिल रही है, केवल 99 रुपए में आपको साथियों ये बैच जो है वो मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका फायदा लीजिए। साथियों ये हमारा कॉलिंग नंबर है 7065060600 और ये व्हाट्सएप नंबर है 8076089787, जिस पर आप हमें कॉल करके साथियों मैसेज या व्हाट्सएप करके कोई जानकारी अगर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बिल्कुल एकदम हूबहू याद करनी है। इसके साथ में जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये शंखनाद बैच है जो केवल 20,000 विद्यार्थियों के लिए ही है, शुरुआत में 99 रुपए का। तो इसका फायदा लीजिए, ऑफर 11 जनवरी तक है, 12 जनवरी से इसमें क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही शानदार सा बैच है, इसे आप लेकर के अपनी तैयारी को एक नई दिशा और डायरेक्शन दीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सभी लोग जानते हैं आपके सामने 33,000 वैकेंसियां हैं और बहुत अच्छा मौका है इस बार। होमगार्ड, कांस्टेबल, एसआई सब साथों सराबोर है यूपी इस समय वैकेंसियों से। यूपी होमगार्ड के लिए ये हमारी सामान्य अध्ययन की किताब है जो सामान्य ज्ञान की, फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध है, थ्योरी और प्रैक्टिस की बुक है, पूरी तरीके से साथियों ध्यान रखना आप सभी लोगों के सिलेबस को डिजाइन करके बनाई गई है। इस किताब में आपको पहले थ्योरी दी गई है, फिर उसी थ्योरी पर बेसिस आपको क्वेश्चन दिए गए और क्वेश्चन की संख्या भी बहुत है। जैसे इतिहास है तो उसके ही साथियों ध्यान रखना है एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न को मिलाकर 200 से ज्यादा प्रश्न है। तो आप पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे तो जबरदस्त आपका रिवीजन जो है वो होता चला जाएगा। ये किताब जो है इसका ऑफर भी आज आखिरी दिन है 4 जनवरी रात 12 बजे तक, तो आप ले लीजिएगा। बहुत ही शानदार कैश ऑन डिलीवरी किताब है और बहुत मजेदार कंटेंट है, तो आप इसका फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। डेली 5 बजे और 6 बजे हमारी क्लास चलती है आपके इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ा करिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।